Hey, so hello students, how are you? Hope you all are doing well. First of all, extremely sorry कि आज आप लोगों का ये चैप्टर्स थोड़ा सा पीछे रह गया, तो आई एम ट्राइंग टू कवर इट एज सुन एज पॉसिबल. तो बुक खोल के बैठो. ये है आपका इनोवेटिव साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 15 सब नेचुरल फेनोमेना. तो ये चैप्टर हम वन शॉट में खत्म करते ट्राई करेंगे आधा घंटा के अंदर इसको कवर अप करने का. ओके, आर यू रेडी? स्टार्ट हो जाओ, कलो रेडी. देखो, तो लेट्स बिगिन. सो वर्ड्स टू लर्न, कुछ क्या क्या आज आप लोग इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे. तो लेट मी राइट डाउन द नेम ऑफ द चैप्टर. इट सेज सम नेचुरल फेनोमेना. ऑलराइट, तो नाम से समझ में आ रहा है कि सब नेचुरल कुछ प्राकृतिक फेनोमेनन क्या देखने को मिलता है आसपास. हम लोग देखेंगे बिजली कड़कना क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है, ये सारे बात हम लोग करेंगे. एंड हम लोग कुछ चार्ज के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में क्या होता है वो चीज पढ़ेंगे. स्टार्ट. ओके, वर्ड्स टू लर्न, क्या क्या हम लोग लर्न करेंगे. पेज नंबर 151. राइट, रेडी है? चलो बुक खोल के बैठना. ठीक है. ओके, सो लाइटनिंग, हम लोग क्या क्या कीवर्ड्स पढ़ेंगे. हम लोग लाइटनिंग के बारे में पढ़ेंगे. लाइटनिंग क्या होता है, लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है, सेस्मोलॉजी क्या होता है, एंड देन प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है, एंड सेस्मोग्राफ क्या होता है, एंड रिचर्ड स्केल क्या होता है. इनके बारे में कुछ कुछ बातें हम लोग करेंगे. एंड देन हमें एक्सरसाइज वगैरह सारा कंप्लीट करेंगे. टेंशन मत लेना, हम है ना यार, कर देंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले नंबर 1, स्पार्कलिंग. व्हाट इज स्पार्कलिंग? क्या है स्पार्कलिंग में? बुक है ना सामने में, चलो खोल के पढ़ो. हमने पॉइंट्स वाइज कवर करते जाएंगे ना, स्टेटमेंट भी आपका कवर हो जाएगा क्या क्या टॉपिक हम लोगों को साथ में पढ़ना है. राइट, तो स्पार्कलिंग. So sparkling. What is sparkling? Okay. So you must have seen various types of sparks in your day-to-day life, such as electric sparks on an electric pole or due to loose कनेक्शन इन द मेन स्विच बोर्ड. कभी कभी देखे है ना, ये देखो स्विच बोर्ड में स्पार्क लग गया है, बिजली के खंभा में स्पार्क लग गया है, देखे है ना. हाँ, तो वो स्पार्क लगता क्यों, कैसे होता है वो स्पार्क, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे. तो चलो देखते हैं. नाउ व्हेन टू अपोजिटली चार्ज्ड बॉडीज, वन पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड the other negatively charged, are brought close to each other, an electric field is developed between them. If the air gap is quite small, the strong field can pull the electrons out of atoms of the air molecule, forming ions, and hence insulation of air breaks down. इतना दूर रुको, इतना दूर रुको, पहले सुनो बोला क्या गया है. बोला ये जा रहा है स्पार्कलिंग का रीजन क्या होता क्या है. सपोज एक 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 सीधा सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, सुन लो. एक हम सिंपल सा आयन बता रहे हैं. लेट टेक सिंपल सा आयन. सपोज हम क्या बोलेंगे, सिंपल सा बात करते हैं लाइक क्लोरीन. हाँ, कुछ भी एक आयन के बारे में बात करते हैं. लेट टेक एन एग्जांपल, हम सिंपल सी बात कर लेंगे क्लोरीन. सपोज 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 इतना याद है, नहीं याद है एटॉमिक नंबर इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में मान ले जो भी है. अगर कोई न्यूट्रल एटम की बात करते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सिंपल काम कर लेते हैं ना, कि सपोज हाइड्रोजन की बात करते हैं. हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना. हमको पता है क्या होता है हाइड्रोजन में, क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इतना तो पता है ना. ठीक है, नेगेटिव चार्ज. अच्छा, मानो कि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो अगर मानो कि इसका यहाँ पर ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स है. तो क्या होता है ना कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, इसमें चार्ज होता है. क्या होता है इसमें? चार्ज होता है. इसमें क्या होता है? चार्ज होता है. ठीक है, इसमें नेगेटिवली चार्ज है. ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है. और कहीं से एक हम पॉजिटिवली चार्ज लाए. अगर हमको ये पता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे करके भी, अगर इसको इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम लोग निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाता है कोई भी एटम से, तो जो एटम हो जाता है उस एटम को हम लोग बोलते हैं, अभी अगर ये नॉर्मल एटम है, अगर इलेक्ट्रॉन्स चला गया तो जाने के बाद H+ हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होता है तो ओवरऑल वो प्रोटॉन बन जाता है. ठीक है ना. तो इसको रिमूव कौन कर रहा है, कैसे क्या हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे. ओवरऑल पहले इतना माइंड सेट कर लो, क्योंकि हम लोग इतना डिटेल के अंदर जाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग 8th स्टैंडर्ड में है, तो हम लोग 9th में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तो वहां सीखेंगे. अब बस इतना सोचो कि चार्ज क्या होता है. चार्ज क्या होता है कि ना, अगर मानो कि एक सपोज सिंपल सा चीज ले लेते हैं, छोटा सा मानो कि क्लोरीन लेते हैं. ठीक है ना, क्लोरीन लेते हैं, तो क्लोरीन में क्या होता है ना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हम लोग जब पढ़ेंगे ना, कि एटॉमिक नंबर अगर हम पढ़ेंगे ना, तो वो हम लोग 17 लिखते हैं. राइट, 17 लिखते हैं. तो ये न्यूक्लियस है मान लो, ठीक है ना. तो एटॉमिक नंबर 17 है, और यही आपका जो एटॉमिक नंबर 17 है ना, और यही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है. ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स नंबर यही होता है. अब क्या होता है कि ना, कि ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया. मान ले इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिट होता है, आउटरमोस्ट ऐसे ऑर्बिट होता है. ठीक है ना. ऑर्बिट में ये जो 17 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये 17 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो ऑर्बिट में क्या होता है, रोटेट करता है, ऑर्बिट में घूम रहा होता है. लेट टेक एन एग्जांपल कि मान लो आपका ये इस तरह का ऑर्बिट है, तो मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में 17 इलेक्ट्रॉन को फील करना था. पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फील होता है, उसके वाले में 8 इलेक्ट्रॉन फील होता है. डिटेल में हम लोग बाद में बात करेंगे. हम बोल रहे होते हैं डिटेल में नहीं जाने का, बस हम आपको बड़ा समझाएंगे चार्ज होता है क्या. इस तरह का चार्ज होता है, ठीक है ना, इस तरह का चार्ज होता है. और उसके बाद वो 17 करना था, कितना वो देंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10, इसमें 8 हो गया, और बाकी का जो रेस्ट बचा 7 बचा है ना, तो इसमें दे देते 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए मान लो, ठीक है ना। तो क्या होता है, अगर बगल में कोई हम लोग पॉजिटिव चार्ज को लेके आए, सपोज कि हम सोडियम की बात कर रहे हैं, Na सोडियम, सोडियम में क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, 11 होता है, क्या होता है 11 होता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करें, तो मान लो हम इसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं, कैसे फिल करें यार, ठीक से बन नहीं रहा, बन जा भाई, बन जा बन जा बन जा, ये देखो ये देखो ये देखो 11 इलेक्ट्रॉन फिल करना ना। लेट टेक एन एग्जांपल कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अंदर वाला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बाहर वाला ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, कितना हो गया, गिनते गिनते जाओ गिनते जाओ गिनते जाओ, कितना हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में, बाहर वाला सेल में 11 है ना, तो 2 8 1, तो 1 बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह का होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वो सब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे ओवरऑल। तो अगर मान लो इसको हम लोग को पता है कि ना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना पड़ता है, कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब मान लो कि इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहेगा ना इसको इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। अगर मान लो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को दे दिया, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को अगर दे दिया, तो वो प्लस चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, कटायन होता है, ठीक है ना, क्या होता है कटायन होता है। और ये वाले इलेक्ट्रॉन मानो कि इस पे आ गया, तो क्लोरीन जो नॉर्मल था अब उस पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, देखो ऐड हो गया तो उसमें ऐड करेंगे तो वो क्लोरीन बन गया ऐसा, और अब यह हो जाता है नेगेटिव चार्ज। तो पहले आपको समझ में आना चाहिए कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता क्या है। जिसपे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, उसको हम लोग नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। कंपेयर टू दूसरे में अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज बोलेंगे, राइट, डन है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए होता क्या। अब बात बताओ कि चार्ज कैसे हुआ। दुनिया का जितना भी कोई भी चीज है, कोई भी सामान है, क्या चीज से बना हुआ है, अरे बोलो बोलो, एटम से बना हुआ है, एटम 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 एटम। अरे अगर एटम है तो क्या है, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या घूम रहा है, ऐसे ऐसे बहुत सारा क्या घूम रहा है, क्या क्या इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूमा, ठीक है। अब सुनो, मैं हम जो ये शर्ट पहने हुए हैं बहुत सारे एटम से बना हुआ है, राइट, मैटर है, मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम, एटम से बना हुआ, ठीक है, एटम उसमें इलेक्ट्रॉन है। अगर कैसे करके भी हम इस इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज कर दिए, लेना देना कर दिए, तो चार्ज डेवलप हो जाएगा। चार्ज डेवलप मतलब क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा। जो इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है ना, इतना समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड, ओके। अब आगे आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आपको बताएं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच अगर कोई है तो उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन में थोड़ा सा डिफिशिएंसी कंपेयर टू अदर तो हम उसको बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज। अगर अभी हम चार्ज बॉडी की बात करें, अगर हम मानोगे चार्ज बॉडी, सपोज कि ये आपका एक चार्ज बॉडी है, ठीक है ना, ये आपका दूसरा चार्ज बॉडी है। मान लो ना बेचारा ये गरीब है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बोलेंगे। ये अमीर है भाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। बात समझ में आ गया। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये कौन है, ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, बॉबी नहीं है, बॉबी तो इंसान का नाम होता है, ये बॉडी है। और ये नेगेटिवली चार्ज, ये एक बॉडी है, ठीक है ना, दो बॉडी है। अब ये बना कैसे हम समझा दिए, पीछे से समझा गया, चार्ज डेवलप कैसे होता है वो तो हम ऑलरेडी बता दिए, ठीक है ना, बहुत रीजन होता है, मान हो गया। अब अगर ये दोनों अगर नॉर्मल चल नहीं रहा है, दो चार्ज खड़ा हुआ है एकदम, दोनों चार्ज खड़ा हुआ चल नहीं रहा, तो उसका स्टैटिक बोलते हैं। स्टैटिक है मतलब खड़ा होना, ठीक है। दो चार्ज, इन दोनों चार्ज दूर दूर अपना खड़ा हुआ है, लेकिन ये चार्ज के बीच में आपस में ना एक इलेक्ट्रॉन फील्ड डेवलप होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, अरे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है, इलेक्ट्रॉन फील्ड डेवलप होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन फील्ड डेवलप होता है। मतलब क्या भैया, मतलब भैया कुछ नहीं, इसके अंदर आप कोई भी चीज को डालो जो कि इलेक्ट्रिकली इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में पुल या पुश करेगा, मतलब हो सकता है कि इस फील्ड में है कुछ, अगर और एक चार्ज को डाल देंगे, कुछ डाल देंगे तो इधर की तरफ मूव करेगा, ऐसा ही है, ठीक है। तो क्या होता है, अगर एक पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके तरफ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, नेगेटिव की तरफ जाता है। तो अगर एक चार्ज को रख दिया है, स्टैटिक चार्ज, कोई भी चार्ज बॉडी है, तो उसके आसपास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इतना समझ में आ, ठीक है। अब सुनो, अब अगर इन दोनों बॉडी को एकदम क्लोज ला दिए, क्या कर दिए, क्लोज ला दिए, तो भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी था, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, तो दोनों सोचा क्यों ना हम लोग साथ साथ हो जाए। तो जब साथ में अगर इंसान मिलता है तो क्या होता है, स्पार्क होता है। स्पार्क होता है भाई, अलग अलग है, कोई लड़का है कोई लड़की है, स्पार्क नहीं होगा, झगड़ा होता है भाई, स्पार्क होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्पार्क होगा। तो स्पार्क होने में क्या होता है, नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज आपस में इलेक्ट्रॉन का जहां एक्सचेंज हो रहा है फटाक से ना, वहां पर स्पार्क जनरेट करेगा। ये तो समझ में आ रहा है ना। अब बुक को पढ़ो, ये तो समझ में आ गया ना। अब सुनो, अब बुक में क्या बोल रहा है कि अगर खंबा उंबा में अगर स्पार्क होता है तो क्या होता है, दो ऑपोजिटली चार्ज, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ अब पढ़ो, अब क्या लिखा हुआ है कि ना, कि when two, देखो सेकंड लाइन पे, when two oppositely charged bodies, that is one positively charged and another negatively charged are brought close to each other, close सामने ला दिया। वो बॉडी कुछ भी हो सकता है, दो तार भी हो सकता है, एक नेगेटिव वाला एक पॉजिटिव वाला, दोनों को सामने ला दिए, क्लोज टू ईच अदर कर दिया है ना, ठीक है ना।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। बहुत दूर रहेगा तो भाई इसके इलेक्ट्रिक फील्ड उतना दूर नहीं जाता, बट अब सामने रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया ना, इसके कारण स्पार्क होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप बिटवीन देम, इफ द एयर गैप इज क्वाइट स्मॉल द स्ट्रॉन्ग फील्ड कैन बी पुल्ड आउट इलेक्ट्रॉन्स एंड द अमाउंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स फॉर्म आयंस एंड हेंस इंसुलेशन ब्रेक्स। तो होता क्या है ना, देखो नॉर्मली क्या होता है, अगर मान लो थोड़ा दूर दूर है तो इसमें पूरा एयर भरा हुआ है ना, और एयर में क्या होता है, एयर में जनरली इतना न्यूट्रल होता है, आयनस नहीं होता, मतलब H2 हीलियम, हाइड्रोजन दिया हुआ है, हीलियम दिया हुआ है, क्लोरीन गैस दिया हुआ है, तो ये लोग उतना न्यूट्रल है अपने आप में। लेकिन सामने आने के बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, तो इन दोनों को बेचारा अलग कर देता है। क्लोरीन अलग हो गया, Cl माइनस बेचारा इस तरह का हो गया, बात समझ में आ रहा है ना, अलग अलग हो गया। तो इस तरह का क्या होता है, कोई पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो जाता है, कोई नेगेटिवली चार्ज बन जाता है, तो आपस में, तो इसलिए स्पार्क होता है। और बीच में जो एयर जो रहता है इन दोनों चार्ज को अलग अलग दूर में रखने में हेल्प करता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है। लेकिन अगर भाई इतना लड़ने, मतलब बीच में एयर जो है वो लड़ने नहीं देगा, भाई एक काम कर, पॉजिटिव अलग रहे, नेगेटिव अलग रहे, हम लड़ने नहीं देंगे, ठीक है। बट ये लोग इतना सामने आ गया तो कितना रोकेगा यार, तो एयर जो इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा था वो प्रोवाइड नहीं करेगा तो स्पार्क जनरेट हो जाएगा। बात समझ में आया, ये बीच में मान ले एयर था, लेकिन ये लोग फिर भी सामने आते हैं क्या, तो बेचारा अब एयर का कोई काम नहीं है, तो यहाँ पर स्पार्क हो गया, बेचारा एयर तो सारा हट गया, ठीक है। चलो फिर आगे क्या बोलता है, देखे कहां गया, इफ एयर, ठीक है, ओके, discharge takes place and electric discharge takes place होगा, and this phenomenon of discharge, the phenomenon of discharge is called sparkling। तो क्या, the phenomenon of discharge of the electric charge is called the sparkling, बोल सकते हैं, हाँ भैया sparkling हो गया। sparkling can also be observed between ends of a wire connected to a lead accumulator, तो वायर के एंड में अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो स्पार्कलिंग वहां को देखने मिला। तो लाइटनिंग एक क्या हो गया, लाइटनिंग and thunder which occurs in nature during the rainy season are natural phenomenon of sparking at a much larger scale। जो बिजली कड़कता है ना, बिजली जो कड़कता है ना, हाँ, तो वो एग्जांपल है स्पार्कलिंग का। ये छोटा लेवल में था, वो बड़ा लेवल में होता है, स्पार्कलिंग होता है। इसका मतलब भैया कुछ तो वही ऊपर भी चार्ज होगा, मतलब बादल और कुछ तो रिश्ता होगा, बादल टकरा गया, अरे हाँ तो यही तो हुआ, मतलब एक बादल पॉजिटिवली चार्ज था और दूसरा वाला बादल नेगेटिवली चार्ज था, दोनों बादल आपस में एक हो गया, हम एक बादल हो जाते हैं, तो बीच में तो क्या होगा, स्पार्कलिंग होगा ना, तो वही होता है, ठीक है। आते हैं हम लोग डिफरेंट वेज ऑफ चार्जिंग बॉडीज, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्पार्कलिंग का डेफिनेशन हो गया ना, बुक है आपके पास, अंडरलाइन कर लो स्पार्कलिंग का डेफिनेशन, इधर से आप लिख सकते हो, द फेनोमेनन ऑफ डिस्चार्ज इज कॉल्ड स्पार्कलिंग। आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो कि व्हेन टू डिफरेंटली चार्ज बॉडीज कम इन कांटेक्ट बिटवीन देम, ठीक है, तो उससे क्या होता है, तो देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ द चार्ज एंड दस रिजल्ट इन द स्पार्क कॉल्ड स्पार्कलिंग। बोल सकते हैं, बोलेगा स्पार्कलिंग आपको नेचुरल कहां दिखता है, भैया थंडर में दिखता है, लाइटनिंग में दिखता है स्पार्कलिंग, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो एक काम करते हैं, तो आपको एटॉमिक लेवल में तो लेके हम जाके समझा दिए कि एटॉमिक लेवल में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कैसे होता है। अब मोटा मोटी बात करते हैं, क्या है टॉपिक है, नेक्स्ट है डिफरेंट वेज ऑफ चार्जिंग बॉडीज। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बोलो डिफरेंट वेज ऑफ चार्जिंग बॉडीज, अरे बोलो ना, डिफरेंट वेज ऑफ चार्जिंग बॉडीज, BODIES, बॉडीज मेरा बॉडी, अरे कोई बॉडी मान ले, बॉडी को चार्ज करने का अलग अलग तरीका। एक मिनट देखते हैं, वीडियो चल रहा ना, अरे यार 13 मिनट का हो गया, चलो फटाफट उड़ा देंगे, मतलब टाइम कम है, फिर देखते हैं डिफरेंट वेज ऑफ चार्जिंग बॉडीज, ठीक है ना। चार्जिंग ऑफ बॉडीज बाय फ्रिक्शन, तो बॉडी को अगर मानो कि चार्ज कैसे करना है, अरे इलेक्ट्रॉन बार बार इलेक्ट्रॉन के अंदर घुस के चार्ज थोड़ी ना करेंगे, ओवरऑल अगर मानो कि चार्ज करना है, क्या करना है, चार्ज करना है, तो कैसे चार्ज करेंगे, तो आपको डिफरेंट मेथड बोला कि इसको आंसर लिख के आना है, डिफरेंट वेज ऑफ चार्जिंग बॉडीज। पहला बोल क्या रहा है, चार्जिंग ऑफ बॉडीज बाय फ्रिक्शन, तो पहला क्या है, बाय फ्रिक्शन। कॉपी में आंसर लिख लिया इसका, या फिर देख लो चार्जिंग करने का अलग अलग तरीका, आप कोई बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, अलग अलग तरीका। पहला तरीका आप फ्रिक्शन लगाइए, फ्रिक्शन मतलब रगड़ना, फ्रिक्शन मतलब क्या, रगड़ना। ये देखो ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना, फ्रिक्शन ही तो है जिसके कारण बॉडी बीट रहा है, ये देखो ये तो फ्रिक्शन ही तो फिर गाल में एक चाटा मारते हैं ना फटाक से, फ्रिक्शन ही तो होता है, अरे ऐसे तो फ्रिक्शन ही होता है, फ्रिक्शन है, क्या है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन से कैसे चार्ज होता है भैया, चलो दिखाते हैं भैया कैसे चार्ज होता है। ओके स्टार्ट। सो टेक अ प्लास्टिक कॉम्ब, कहाँ है भैया प्लास्टिक कॉम्ब, है क्या मेरे घर पे, भाई मेरे घर पे प्लास्टिक कॉम्ब कहाँ है, ये प्लास्टिक डंडा चलेगा क्या, ये प्लास्टिक डंडा चलेगा क्या, चलो प्लास्टिक डंडा उठा लेते हैं, ठीक है ना। सो टेक अ प्लास्टिक कॉम्ब, हाँ ले लिए, एंड वॉश इट थॉरोली विद अ सोप एंड रिमूव ऑयल, तो भाई इसमें अगर कुछ भी ऑयल है तो रिमूव कर लो, कंघा है घर में, है ना, अरे मेरे पास तो मार्कर भी है ना, छोड़ो हम प्लास्टिक कॉम्ब ले ले, इसको मान लो धो लेते हैं, देखो मेरे पास पानी भी है, ठीक है ना, चलो हम यहाँ पर धो लिए, पूरा अच्छे से धो लिया, धोई क्यों तो, अरे इसमें तेल वाला हटा देते हैं ना, हटा दिए, धो दिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है,
अब क्या बोल रहा है, ड्राई द कॉम्ब, सुखा दे, चल सूख गया। फिर क्या बोल रहे हैं, नाउ रन दिस कॉम्ब थ्रू योर ड्राई हेयर, रिपीट दिस 3 to 6 टाइम। अब बोल रहा है अपना कंघी करो बाल में, ड्राई हेयर में, ड्राई अपना बाल सूखा होना चाहिए। बाल सूख गया, चल मेरा बाल सूखा हुआ, ठीक है, मेरा बाल क्या सूख गया, वाह वेरी गुड। अब इसको ऐसे करके रब करते, कच 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 कच, ए पूरा रब कर दिए, पूरा रब कर दिए, पूरा रब कर दिए, रब कर दिए। हाँ रब हो गया। रब करने के बाद क्या करने बोला, देखिए तो थोड़ा देखे ना भाई, सीधा हो जा, सीधी, सीधा होना है, सीधा होना है, अरे तुमको सीधा होना है। मेरा फोन सीधा नहीं हो रहा, हम ऑटो रोटेशन ऑफ ऑन कर दिए है ना, रुको यार, ए भाई ए, ये तो लाइट ऑफ ऑन हो गया, बंद हो जा। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं फिर नेक्स्ट पेज में क्या है। हाँ ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, कॉम से आप, एक मिनट यार, मेरे को ऑटो रोटेशन ऑफ करना है। क्या बोल रहे हैं, you will observe that the hair gets attached towards the comb and sometimes when, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, and sometimes makes a crackling sound, if yes then the comb, ठीक है, bring the comb near the tiny bits of paper, the piece of paper gets affected towards comb, why does this happens, ऐसे क्यों हुआ, बोलता है कि इसको रब कर दिए, अब टुकड़ा 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 छोटा छोटा पेपर ला देंगे और पेपर का सामने ऐसे करेंगे ना तो अट्रैक्ट करेगा पेपर को। तो एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा पेपर भी ला देते हैं ना, चलो चलो जल्दी करते हैं, जल्दी करते हैं, जल्दी करते हैं। ये देखो क्या है, ये एक पेपर है और ये कोई स्टूडेंट ऐसे पंखा बना के लिया था। हाँ हाँ हाँ, क्या करता है यार तुम लोग भी। तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, इस पेपर को ना टुकड़ा कर लेते हैं, बहुत सारा टुकड़ा करते हैं, ठीक है। हालांकि देखो टुकड़ा करना नहीं चाहिए, मम्मी बोलती है पेपर टुकड़ा नहीं करना चाहिए, कर्जा बढ़ता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कर्जा आपके लिए उठा सकते हैं, बाकी कर्जा उठाएंगे तो तुम लोग भर देना, ठीक है ना, कोई बात नहीं। 2-4 रुपये का कर्जा होगा तो भर देना, ठीक है ना। अच्छा 100 का भी कर्जा भर देना, ठीक है ना। अच्छा चलो हम थोड़ा सा कर देते हैं, देखो टाइम है मेरे पास इसलिए थोड़ा कर, लेकिन हम चाहते हैं ना, हम ना अपना फील के साथ समझाना चाहते हैं, तुमको समझ नहीं आ रहा है। देखो देखो ऐसा कुछ हो रहा क्या, अरे भाई क्यों नहीं हो रहा, मेरा बाल में तेल है क्या, थोड़ा और छोटा करना चाहिए, रुको तो ऐसे देखते हैं, रुको 1 मिनट, इससे नहीं हो रहा, इससे नहीं हो रहा, हमको 1 सेकंड रुके, 1 सेकंड टाइम दो, हम स्केल लेके आ रहे हैं, स्केल स्केल ड्राई हेयर बोला बट मेरे पास ड्राई हेयर नहीं है, लेकिन रुको करते हैं। ये देखो मेरा बाल तो भींगा था, हम बहन का बाल लेके आए, ये देखो 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 देखो, ध्यान से देखो, अट्रैक्ट हो रहा है ना, आपको अच्छा से नहीं दिख रहा है बट अट्रैक्ट हो रहा है भाई, ये देखो हो रहा है, लेकिन हो रहा है, इसमें देखो और थोड़ा कर देते हैं, घर पे करके देखो, बाल सूखा है ना, स्केल डाल के देखो, करके देखो, हम उठा के नहीं कर सकते बट हो रहा है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ रहा है कि दिस हैपेंस बिकॉज द कॉम्ब हैज बीन चार्ज्ड बाय अ रब, ये क्यों हुआ, क्योंकि कॉम्ब जो आपका ड्राई हेयर से रब किया ना, तो इस कॉम्ब में चार्ज हो गया, चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, थोड़ा सा चार्ज का ट्रांसफर हुआ, ठीक है ना। सिमिलरली यू कैन चार्ज बैलून, ऐसे आप बैलून को भी चार्ज कर सकते हैं, विच लाइक चार्ज कॉम अट्रैक्ट्स पीस ऑफ पेपर, बैलून को भी अगर रब करके करेंगे ना, बैलून भी पेपर रब करेंगे, घर पे बैलून है फूला हुआ, करके देख लो, पेपर ऐसे करके टुकड़ा कर लो, टुकड़ा कर लेने के बाद बैलून को लाओ और उसको ऐसे करो, थोड़ा रब करने के बाद हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ टेक अ बैलून एंड inflate this balloon on your dry hair, rub करो and bring it near the small piece of paper, you will see that the piece of paper attract towards the balloon, this happens because the balloon has been charged due to rubbing against the process of charging balloon is known as charging by friction, because rubbing to surfaces is called a friction, this type of electricity produced by rubbing of substance is called frictional electricity, this electricity remains stationary or on the substances on which it produced and is called as static electricity। तो ये इसी के कारण हुआ क्योंकि जब हम कोई चीज को रब कर रहे होते हैं तो एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज हो गया, वो दूसरा बॉडी को अट्रैक्ट करता है, तो उस कॉम्ब में उसमें
चार्ज डेवलप हो गया और उस चार्ज के कारण ही तो आपको वो पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह का चार्जिंग करने के मेथड जब हम रब करके करते हैं, किसी और बॉडी पे चार्ज कर देते हैं, रब करते हैं, तो इस तरह का मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और जो करंट डेवलप होता है उसको हम लोग स्टैटिक करंट बोल रहे होते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो हम एग्जाम्पल बोलेंगे, एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा क्या, रबिंग कॉम्ब ऑन ड्राई हेयर, ठीक है ना, रबिंग कॉम्ब और बलून भी था ना, ऑन ड्राई हेयर, ये कर सकते हैं। और इसमें से जो आपके इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है तो वो क्या हो सकता है, स्टैटिक, STATIC, स्टैटिक मतलब जो रुका हुआ था, जो चल रहा नहीं होता, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ऑल डन। चले, तो एक मेथड आपको समझ में आ गया कि मेथड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दूसरा मेथड क्या बोलते हैं, मूविंग चार्जेस सच एज flows of charge on wire etc are called current electricity. When a glass rod is rubbed with a piece of silk, glass rod silk है, the glass rod acquires a positively charge, it is presented by plus sign। ठीक है, आपको सुनो, अगर कोई चार्ज अगर स्टैटिक है, जैसे कि मूव नहीं कर रहा होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और अगर मानिए कि मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज, हम जो जो बात बता रहे हैं ना दिमाग में, मूविंग चार्ज, चार्ज मूव करता है, हाथ पैर है क्या, हाँ भाई हाथ पैर है चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव करता है। कैसे होता है कि जैसे ही अगर आप इलेक्ट्रॉन को रखे हैं, किसी भी तरह का अगर चार्ज है, किसी भी तरह का चार्ज है, ठीक है ना, चार्ज है, और उसके आसपास अगर आप बैटरी लगा देते हैं ना, उसके आसपास मानो कि चार्ज है, एक आप करते, एक वायर लेते, क्या लेते, तार लेते हैं, और तार में ऐसा करके एक बैटरी कनेक्ट कर दिए। और इसमें क्या हमको पता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स है, सारा कुछ चार्ज है ना आपका, मूव कर रहा है। और अगर पॉजिटिव, अगर हम इस तरह का चार्ज डेवलप कर देते हैं तो क्या होता है कि ना, इससे क्या होता है कि ना, आपका क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं कि पोटेंशियल देना, क्या बोलते हैं, V, इसको हम लोग पोटेंशियल देना बोलते हैं, POTENTIAL, पोटेंशियल देते हैं। पोटेंशियल देने का मतलब कि एक तरह का हम लोग इसको मूव कराने का ताकत देते हैं, एक तरह की एनर्जी देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन मूव कर सके। बात समझ में आया, चार्ज को मूव कर सकते हैं, समझ में। तो अगर ये कैसे होता है, ये तो वायर का एग्जांपल है भैया, हाँ तार में तो बिजली दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ाता कौन है, वो बैटरी दौड़ाता है, ठीक है ना, बैटरी दौड़ाता है। तो मानो कि जब नहीं दौड़ रहा है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और जब मूविंग चार्ज अगर होगा तो इससे क्या होता है, बोलो, करंट, CURRENT। करंट होना ही मतलब मूविंग, करंट मतलब मूविंग होना, तो क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ रहा है, सीधा सीधी बात है, सिंपल सा बात है। जो रब करके हम लोग जो चार्ज डेवलप किए थे, उस जो तरह का चार्ज में उस बॉडी में ही चार्ज रहता है, चार्ज वैसे चल रहा नहीं होता है, मूव नहीं कर रहा होता, तो हम लोग उसमें से जो करंट पैदा होता है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर उस चार्ज मूव कर रहा होता है, जैसे तार के अंदर करंट दौड़ता है, करंट नहीं दौड़ता, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वहां पे, नेट, तो इसके कारण आपको करंट फील होता है। एंड वो अगर चार्ज मूव कर रहा होता है तो जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। बात समझ में आ गया, तो आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता है ना, बात वेरी गुड। हम लोग फ्रिक्शन से एग्जांपल, फिर एक एलसीडी, इसमें एलसीडी बोल रहा है, बुक एग्जांपल एक दिया है कि अगर एक ये सर का रॉड ले लिए, क्या ले लिए, एक तरह का रॉड, ये क्या है, ये आपका ग्लास बोले कांच, ग्लास रॉड है, क्या है, ग्लास बोले तो कांच, ग्लास रॉड है, ठीक है ना। और दूसरा क्या बोल रहा है कि मैंने ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क, और इसको हम क्या कर दिए, एक सिल्क का कपड़ा ले लिया, सपोज ये क्या है, सिल्क का कपड़ा है, ठीक है, दोनों का अगर आपस में हम लोग रब किए, दोनों का आपस में रब किए, तो ये जो ग्लास रॉड क्या बन जाएगा, ये ग्लास रॉड में पूरा प्लस प्लस आ जाएगा, ग्लास रॉड क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। ये एग्जाम में पूछेगा कि ग्लास रॉड और अगर हम सिल्क को रब करेंगे तो ग्लास रॉड हो जाएगा क्या, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, प्लस साइन के साथ मेंशन करेंगे, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है कि द चार्ज एक्वायर बाय एबोनाइट रॉड रब्ड विद द फिनल इज कॉल्ड नेगेटिवली चार्ज, फ्लैनल विद नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड बनेगा। और नेगेटिव चार्ज क्या बोला है, अगर बोल रहा है कि अगर आपको एक रॉड दे दिया गया है, ठीक है ना, और वो एबोनाइट का है, एबोनाइट जैसे कि कुकर का हैंडल वैंडल, फ्राई पैन का हैंडल वैंडल देखे ना, उस तरह का एबोनाइट का अगर वो हैंडल है, उसको अगर हम फ्लैनल के साथ रब किए, फ्लैनल के साथ अगर हम लोग रब किए, तो जो चार्ज डेवलप होगा वो इसमें क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है ना। नेगेटिवली चार्ज, बात समझ में आ गया, सिंपल सा बात है, पहला पेज में कोई दिक्कत है नहीं है, आगे बढ़े क्या, आगे और क्या लिखा हुआ देखते हैं ना। फिर नाउ टेक टू प्लास्टिक स्केल, दो प्लास्टिक स्केल लो एंड पीस ऑफ वुलन क्लॉथ, प्लास्टिक एंड वुलन क्लॉथ को अगर हम ले लेंगे, ठीक है ना, फिक्स द पीस ऑफ वुलन क्लॉथ विद ग्लू, उसको फिक्स कर दो ओवर स्केल में फिक्स कर दो,
ठीक है। नाउ टेक अनदर प्लास्टिक स्केल एंड रब इट विद द फ्लैनेल, ठीक है ना, एक मिनट। ठीक है ना, तो अगर मान लो कि प्लास्टिक का ले लिए दोनों, 2 प्लास्टिक स्केल लिए, एक को हम लोग एक मतलब सपोज कि एक प्लास्टिक का स्केल लिए और इसको लग के अच्छा, फ्लैनल का मतलब एक तरह का ऊन टाइप का होता है, शर्ट नहीं होता ऊन टाइप का शर्ट, उस तरह का, ठीक है ना, शर्ट टाइप का होता है, ऊन टाइप का शर्ट होता है। ले भाई शर्ट कैसे बना दे, ठीक है ना, फ्लैनल शर्ट होता है, ठीक है ना। उसको अगर हम लोग प्लास्टिक से रब किए, ये प्लास्टिक है स्केल, ठीक है ना, प्लास्टिक स्केल से बोल रहा क्या रहा है कि टेक 2 प्लास्टिक स्केल एंड अ पीस ऑफ वूलन क्लॉथ, फिक्स द 2 pieces of woolen cloth with the glue over the now scale. Now take another plastic scale and rub it on the funnel. Bring the rubbed ends of 2 scale one by one near the small bits of paper. You will see that both the scales attract the bits of paper. It means they get charged when rub. Again rub the 2 scales together, keeping the scales in contact. Bring them near the bits of paper. This time you will see that the scales do not attract the bit of paper. Next, bring the scales one by one near the bits of paper. You will see that each scales attract bits of paper. ठीक है, thus it can be said that the scales after having been rubbed with each other do not behave like a charged body when they are kept in contact. However, each of them separately behaves like a charged body. It can be concluded that when two bodies are rubbed together, both gets charged and the charges acquired by them are equal and opposite. कितना सुंदर सा बोला है, कितना सुंदर 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 बात बोला है, ठीक है ना। ठीक है, बोल क्या रहा है, मेरा बात सुनो। सपोज कि ये एक स्केल है और ये एक स्केल है, एक स्केल को कपड़ा के पीछे छुपा दिया है, दोनों प्लास्टिक का है, ठीक है ना, प्लास्टिक का है, ये स्केल है, लेकिन ये स्केल क्या है आपका शर्ट के पीछे मानो छुपा हुआ है। जब हम इन दोनों को आपस में रब किए तो दोनों में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज डेवलप हो गया, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज डेवलप होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। और अगर हम यहाँ पर मानो छोटा छोटा पेपर रखे हैं, ठीक है ना, और अगर मैं स्केल को पहले एक स्केल को एंड को लेके आए तो पेपर अट्रैक्ट करेगा, फिर ये वाला स्केल को लेके आए तो पेपर अट्रैक्ट करेगा। लेकिन फिर क्या किए, दोनों स्केल को आपस में रब कर दिए, और जब हम पेपर दोनों स्केल को आपस में रब कर दिए, जैसे सुनो सुनो मेरा बात समझ, सिंपल मान लेना कि ये एक स्केल है और ये एक स्केल है, ठीक है ना। एक स्केल को हम कपड़ा के अंदर रखे, मान को ऐसे रख दिया अंदर में, अभी घुस जाए अंदर हो गया, और एक स्केल ऐसे है, ठीक है ना। अगर हम आपस में इन दोनों को ऐसे करके भी रब कर दिए, जैसे भी रब कर दिए। अब अगर हम इसको अलग से पेपर के पास अट्रैक्ट करेंगे तो ये पेपर को करेगा, इसको अट्रैक्ट करेंगे तो पेपर को पेपर के पास ले जाएंगे तो पेपर को अट्रैक्ट करेगा। बट इन दोनों को अगर आपस में रब कर दिए और उसके बाद पेपर के पास लेके गए तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसका क्या मतलब, इसका मतलब हुआ कि इसमें मान लो कि ऐसे रब किए थे, ये अंदर था, मान लो इसमें नेगेटिव चार्ज हुआ, इसमें पॉजिटिव हुआ, तो अगर इसमें मान लो कि 10 कूलम का चार्ज हुआ 10 क्यू का, तो इसमें भी 10 क्यू का चार्ज हुआ नेगेटिव में। और जब इनको पेपर के पास ले जा रहे थे पेपर अट्रैक्ट हो रहा था, ठीक है। लेकिन जब अगर हम आपस में इनको कर दिए तो दोनों एक दूसरे को चार्ज न्यूट्रल हो गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अब जब दोनों को लेकर जाएंगे तो नहीं होगा। इसका मतलब इससे ये पता चलता है कि जो चार्ज का ट्रांसफर होता है वो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, डिफरेंट वेज ऑफ चार्जिंग बॉडीज। पहला बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन समझ में आ गया, रब करके जो चार्ज करते हैं। याद क्या रख लेना, ये वाला चीज याद रखना, ग्लास रॉड के साथ सिल्क को करते हैं, ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर एवोनाइट को हम लोग करेंगे फनल के साथ, वूल के साथ, तो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज डेवलप होगा। बस इतना याद रखना है। फ्रिक्शन क्या होता है, रबिंग करो कॉम के साथ तो पेपर को अट्रैक्ट करेगा, फ्रिक्शन होता है। और बाकी अगर करंट मूव कर रहा है तो करंट होता है, मतलब कि अगर चार्ज मूव कर रहा है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, नहीं मूव कर रहा है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। याद कर लेना, ठीक है ना। तो पहला हो गया बाय फ्रिक्शन, डन है। दूसरा क्या है पढ़े, ओके, चार्जिंग बाय कंडक्शन और कॉन्टैक्ट। कंडक्शन, कंडक्ट होना या तो और कॉन्टैक्ट, तो हम लोग लिखेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। दूसरा बाय कंडक्शन, कंडक्शन और कॉन्टैक्ट। स्टैटिक तो हो गया ना, कंडक्शन हो या कॉन्टैक्ट हो, ठीक है। नाउ
एन ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज बाय टचिंग इट टू अ चार्ज बॉडी, ठीक है, कोई ऑलरेडी चार्ज बॉडी है, अरे कोई ऑलरेडी चार्ज बॉडी है, मानो कि मेरा बोर्ड चार्ज है, अगर हम इसको छुए हैं तो हम चार्ज हो सकते हैं, ठीक है ना। वही बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज बाय टचिंग इट टू अ चार्ज बॉडी, इन दिस मेथड द चार्ज बॉडी ट्रांसफर अ सिमिलर चार्ज टू द अदर बॉडी, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड रोल इट इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, एक पेपर को लो, सिलेंडर के हिसाब से उसको रोल कर लो, कर लिए रोल, अब क्या बोल रहा है, इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। नाउ सस्पेंड दिस पेपर सिलेंडर विथ अ थ्रेड फ्रॉम अ हुक, उस पेपर को ऐसा करके, मान कि मेरा ये पेपर है, पेपर को ऐसा करके हम लटका दिए रोल करके, ओके डन। अब क्या करना है भाई, लटका तो दिए, ठीक है ना। नाउ टेक एबोनाइट रॉड एंड रब इट विद अ वूलन क्लॉथ, हमको पता है अगर एबोनाइट रॉड था, एबोनाइट वाला ना, एबोनाइट बना देता भाई इधर पे, एबोनाइट रॉड अगर था, एबोनाइट, एबोनाइट हमको याद है कि एबोनाइट वाला रॉड था प्लस वूल, अगर हम लोग डब्ल्यू डब्ल्यू अगर वूल के एबोनाइट के साथ करेंगे तो ये नेगेटिवली नेगेटिव चार्ज होता है, याद है ना। और अगर आपके पास ग्लास रॉड है, ग्लास, और इसको अगर हम लोग सिल्क के साथ रब किए, सिल्क के साथ, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये तो समझ में आया। अगर अभी आपको हम बार बार बोलेंगे एबोनाइट रॉड है मतलब नेगेटिवली चार्ज है, अगर हम आपको बोलेंगे ग्लास रॉड है तो हमको ये है कि मानना पड़ेगा इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज, राइट। नाउ व्हेन इट कम्स टू दे आर सेइंग लाइक इफ आई ब्रिंग if I hangs just a piece of paper and then I bring this negatively charged, that is ebonite rod, ebonite रॉड को अगर हम लेके आ रहे हैं towards that paper, ठीक है, take a ebonite rod and bring it with a वोलेंस चार्ज, नेगेटिवली चार्ज हो गया है, now bring this charged ebonite rod near the suspended paper, you will observe that the paper cylinder moves away from the ebonite. This repulsion between paper cylinder and ebonite rod shows that they have same type of charge, that is negative. The paper cylinder acquired the charge when it was brought in contact with the charge of ebonite rod, ठीक है। तो बोलने का क्या मतलब है कि अगर मानो कि एबोनाइट रॉड है, ठीक है ना, जो कि नेगेटिवली चार्ज है, और अगर हम पेपर को रखे हुए हैं, सपोज पेपर को रखे हुए हैं, और अगर ये रिपल्सन कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपल्सन, अगर देखो ऐसा करके बना देते हैं, क्या कर रहा है, रिपल्सन, रिपल्सन मतलब पुल, धक्का देना, हटा, रिपल्सन, रिपल्सन कर रहा है पेपर को, इसका मतलब इसमें जो चार्ज है उसमें भी वही चार्ज होगा, मान ले कि इसमें भी नेगेटिवली चार्ज ही हो रहा है, छूने से या नेगेटिवली चार्ज हो गया, पहले इसको टच करा दिया उसके बाद ये रिपल्सन, अगर सेम चार्ज, इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, रिपल्सन हो रहा है। तो इसका मतलब अगर रिपल्सन इज एन टेस्ट ऑफ सेल्फ चार्ज, अरे भाई रिपल्सन तभी होता है जब दोनों बॉडी में सेम चार्ज होगा, याद रखना, रिपल्सन हमेशा एग्जांपल ऑफ द चार्ज को टेस्ट करने का एक तरीका क्या है, अट्रैक्शन नहीं है। देखो हम बता रहे हैं, पॉजिटिव ऐसे सोचो, नेगेटिव रिपल्सन होता है, रिपल्सन होता है किसका, नेगेटिव का, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपल्सन होता है, और अगर एक नेगेटिव चार्ज हो गया, ऐसा कर देते हैं, एरो इधर बना देते हैं क्या, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो गया तो होता है अट्रैक्शन। ये तो समझ में आ रहा है, सुनो अब मेरे बात सुनो, तो कोई बॉडी कैसा चार्ज है ये पता करने के लिए हमको ये चेक करना पड़ता है कि क्या रिपल्सन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अट्रैक्शन भी हम नहीं बोल सकते, इसका थोड़ा डिटेल में हम समझाएंगे। अट्रैक्शन इज नॉट अ टेस्ट ऑफ चार्ज, अट्रैक्शन हो रहा था हम ये कंफर्म नहीं बोल सकते कि दोनों ऑपोजिटली चार्ज है, क्यों, क्योंकि अगर कोई न्यूट्रल बॉडी होता है तो भी अट्रैक्शन होता है, बट अगर रिपल्सन हो रहा है इसका मतलब 110% है कि वो क्या है, नेगेटिव, मतलब सेम चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है। बात समझ में आया, समझ में आया, क्या समझ में आया, रिपल्सन हो रहा है भैया तो दोनों सेम चार्ज होगा, मतलब नेगेटिव नेगेटिव होगा, हाँ नेगेटिव नेगेटिव, दोनों बॉडी नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है, या तो दोनों बॉडी पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है। अच्छा बेटा भैया अगर रिपल्स अट्रैक्शन हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है, न्यूट्रल और पॉजिटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल और नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है। अच्छा भैया न्यूट्रल में ऐसा होता है, हाँ बाबू न्यूट्रल में ऐसे ही होता है। न्यूट्रल चार्ज होना मतलब नहीं कि उसके ऊपर चार्ज नहीं है, उसके ऊपर चार्ज है लेकिन नेट चार्ज 0 है। अगर एक न्यूट्रल बॉडी है, देख लो, अगर एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है मतलब मान लो क्या मान लो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 तो पॉजिटिव चार्ज है, 6 नेगेटिव चार्ज है ना। और अगर हम इधर पे एक रेड रॉड लेके आए, क्या रॉड लेके आए, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज इबोनाइट वाला लेके आए, तो हो सकता है कि इसको देख करके ये भी सारा नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ आ जाए, या तो ये पॉजिटिवली चार्ज, सॉरी नेगेटिव को देख करके सारा पॉजिटिव इसकी तरफ आ जाए और नेगेटिव इधर दूर चला जाए,
बात समझ में आ रहा है ना? तो न्यूट्रल बॉडी है बट फिर भी अट्रैक्ट करेगा। अगर मान ले कि इसको हम पॉजिटिव को लेके आए, जैसे कि ग्लास रॉड लेके आए, तो हो सकता है कि सारा नेगेटिव इस तरफ आ जाए और सारा पॉजिटिव इस तरफ चला जाए, तो है न्यूट्रल बॉडी बट अट्रैक्शन फिर भी शो करेगा। और अगर मान ले कि कुछ और है, अगर मान ले कि हम इधर लेके आए हैं पॉजिटिव और ऑलरेडी ये जो बॉडी लाई है पूरा नेगेटिव ही है, तो अट्रैक्ट होगा ही होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो नेगेटिव अगर मेरे को चेक करना है कि चार्ज कैसा वाला है, टेस्ट ऑफ चार्ज, तो एग्जांपल क्या होना चाहिए, सेम चार्ज अगर मेरे को अगर रिपल्सन दिख रहा है तो हम 100% बोल सकते हैं कि दोनों बॉडी में सेम चार्ज है। बात समझ में आ रहा है? दोनों बॉडी में सेम चार्ज है। ठीक है, डन है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन से कैसे चार्ज करेंगे तो समझ में आएगा। तो फ्रिक्शन में रबिंग करो, कंडक्शन या कॉन्टैक्ट में लेके आओ, कॉन्टैक्ट में लेके आओ, कॉन्टैक्ट में लेके आओ, ठीक है ना? कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे तो चार्ज हो जाएगा। ये तो डन है ना, इसको देख लो फटाक से, मिटा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या बोला, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तीसरा नंबर, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अभी हम इंडक्शन पढ़ाएंगे। कॉन्टैक्ट बोल रहा है, कंडक्शन मतलब कांटेक्ट में है, बॉडी छू रहा है, कांटेक्ट में है। ठीक है, इंडक्शन में क्या होता है, अभी जो हम पढ़ाए थे ना यहाँ पे कि अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। छुएंगे अगर नहीं, बट सामने लाकर रखेंगे, टच नहीं करेंगे, बस बस टच छुएंगे नहीं, ए देखो ऐसे ऐसे, देखो इतना छुएंगे नहीं, इतना सामने छूना नहीं है, छूना नहीं है, लेकिन सामने आ सकते, छूने जैसा फील कर सकते हैं, पर छुएंगे नहीं। बात समझ में आ रहा है ना? तो इंडक्शन होता है। चलो देखते हैं। नाउ द चार्जिंग ऑफ अनचार्ज्ड बॉडी, कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज बॉडी मतलब न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है ना, बाय अ चार्ज्ड बॉडी विदाउट बोथ ऑफ देम कमिंग इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। बहुत अच्छा डेफिनेशन भी है, इसको लिख भी लेना। क्या बोल रहा है कि चार्जिंग ऑफ अनचार्ज्ड बॉडी, क्या बोल रहा है, चार्जिंग ऑफ अनचार्ज्ड बॉडी बाय अ चार्ज्ड बॉडी। कितना सुंदर बोला इसका डेफिनेशन, बोला है चार्जिंग ऑफ अनचार्ज्ड, चार्जिंग ऑफ अनचार्ज्ड बॉडी बाय अ चार्ज्ड बॉडी, चार्जिंग ऑफ अनचार्ज्ड बॉडी बाय अ चार्ज्ड बॉडी विदाउट टचिंग, छुएंगे नहीं, इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। छूना नहीं है, बिना छुए चार्ज कर देंगे। हाँ कर देंगे, देख देख के चार्ज कर देंगे। कैसे, बिना छुए चार्ज कर देंगे भाई। कैसा कैसा, यही अभी ये बताया कि एक कोई न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल होना मतलब भैया उसमें अरे भैया न्यूट्रल होना मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज होना। मानो कि एक दो तीन तो नेगेटिव है, मान लो तीन तो पॉजिटिव है, एक काम करते मिला के रखते, क्या करते मिला के, एक दो एक दो एक दो एक, ऐसे मिक्स किया हुआ ना बॉडी। अब अगर इसका सामने इसको ललचाने के लिए, इसको ललचाने के लिए, इसको ललचाने के लिए एक तो पॉजिटिवली चार्ज को ला दिए। अरे हम छू नहीं रहे हैं, हम टच नहीं कर रहे, ले 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 ले, ले। टच थोड़ी नहीं कर रहे भाई, टच नहीं कर रहे, टच नहीं करेंगे, टच नहीं, टच ना ना ना, टच नहीं किए, टच नहीं किए, लेकिन लालच आ गया, लालच आ गया। शाहरुख खान को देख करके सारी लड़कियां शाहरुख खान के सामने आया है। विराट कोहली आ गया, अब विराट कोहली आ गया तो क्या होगा, विराट कोहली आ गया बताओ, तो सब क्या हो गया, जितनी लड़कियां हैं नेगेटिवली चार्ज है, सामने आ गई, पॉजिटिवली चार्ज दूर चल गई, सामने आ गई, पॉजिटिवली चार्ज क्या हुआ, पीछे भाग गया, हुआ ना। अब क्या किए, पीछे तरफ से हम क्या किए, कुछ एक और बॉडी ला दी है। जैसे क्या बोल रहे सुनो, ड्यूरिंग इंडक्शन द बॉडी दैट एक्वायर्स अ चार्ज remains charged as long as the charged body is close to it। जब तक हम इसको अभी ऐसे सोचो, बोला कि जब तक हम इसको सामने में रखे हुए हैं, इसके सामने रखा, तब तक ये चार्ज फील करेगा, नेगेटिवली जैसा फील करेगा, ठीक है ना। द बॉडी दैट एक्वायर्स अ चार्ज रिमेन्स चार्ज एज लॉन्ग एज द चार्ज्ड बॉडी इज क्लोज टू इट, इट बिकम्स न्यूट्रल और गेट्स अनचार्ज एज सून एज द चार्ज्ड बॉडी इज रिमूव्ड इट। जब तक सामने था तब तक चार्ज है, जब चला गया तो फिर से बेचारा एलोंग मिल गया, फिर से आ गया शाहरुख खान सामने, फिर से सब लड़की सामने आ जाएगी, इस तरफ में नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, फिर से चला गया,
नेगेटिव जैसा बिहेव करेगा, नेगेटिव जैसा बिहेव करेगा। फिर से मिल गया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है देखो, नाउ द चार्ज एक्वायर्ड बाय द अनचार्ज्ड बॉडी इज अपोजिट टू द चार्ज्ड पोजेस्ड बाय द चार्जिंग बॉडी। तो मान लो कि ये न्यूट्रल, ये अनचार्ज बॉडी था, बट जब हम इसके सामने जो ला रहे हैं, मान लो इसके सामने अगर पॉजिटिव लाए तो ये नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा, अनचार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर हम इसका सामने नेगेटिवली चार्ज को लेके आए तो ये अनचार्ज बॉडी जो है, न्यूट्रल बॉडी जो, वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? और ये कब तक, ये टेम्पररी है, जब तक ये है, ये चला गया तो फिर आपस में न्यूट्रल हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, न्यूट्रल होना मतलब अनचार्ज बॉडी। बात समझ में आ रहा है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नाउ टू अंडरस्टैंड द चार्जिंग ऑफ अ बॉडी बाय इंडक्शन स्फीयर एंड मार्क देम एज ए एंड बी। तो ए एंड बी ऐसा मार्क कर दिया जाएगा, ठीक है, ओके। चार्ज द एबोनाइट रॉड बाय रबिंग इट विद अ पीस ऑफ अ वूलन क्लॉथ। एबोनाइट रॉड का चार्ज कर दिया है, दैट इज नेगेटिवली चार्ज। अब देखो, ये तो फिर समझ में आ गया ना। अब आगे देखो, मानो कि एक बॉडी ऐसा है, ठीक है, इसका सामने एक हम लोग एबोनाइट का रॉड लाई। एबोनाइट कैसा है, मान ले उसको वूल से रब कर दिया है, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है ना, नेगेटिवली चार्ज हो गया। फिर क्या बोल रहा है देखो ना, चार्ज द एबोनाइट रॉड विद अ रबिंग पीस ऑफ अ वूलन क्लॉथ, ब्रिंग द चार्ज एबोनाइट नियर द स्फीयर। तो चलो स्फीयर के सामने लेके आए। अब क्या करने बोल रहा है ना कि टेक केयर दैट द स्फीयर मस्ट टच ईच अदर। द स्फीयर मस्ट टच, एक मिनट, ब्रिंग द चार्ज एबोनाइट नियर द रॉड, टेक केयर दैट द स्फीयर मस्ट टच ईच अदर, रिमूव द स्फीयर बी। सुनो, अब मेरा बात बहुत ध्यान से सुनो, मेरा बात बहुत ध्यान से सुनो, सुनो। ये एक स्फीयर है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज आया, तो पहले तो इसके पास मिला जुला था, है ना, लेकिन जैसे ही इसका सामने में एबोनाइट को लाए, यहां पर टच नहीं कर रहे, तो क्या हो जाएगा, अगर नेगेटिवली लाए तो यहां पॉजिटिवली सामने आ जाएगा, और यहां पर दूर में क्या चला जाएगा, नेगेटिव। हम एक और स्फीयर को लेके आ रहे हैं और उसको इसका साथ टच कर दे रहे हैं, इसको इसके साथ टच कर दे रहे हैं। तो जब टच कर देंगे तो ये वाला पॉजिटिव तो इसको अट्रैक्ट किया ही हुआ है, ये तो नहीं जाएगा, तो नेगेटिव वाला इसमें चला जाएगा, ट्रांसफर हो गया। और फिर क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद ये वाला स्फीयर को भी हटा देंगे। अब क्या रह गया, अब ये जो न्यूट्रल बॉडी था, अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। बात समझ में आया? क्या किया, सुनो, सबसे पहले कोई न्यूट्रल बॉडी है, हाँ भैया न्यूट्रल बॉडी है, उसके सामने अगर जो भी चार्ज लगे, नेगेटिव को डालेंगे तो वो बॉडी पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, अगर पॉजिटिव सामने लेके आएंगे तो वो नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा। ये तो समझ में आ गया। अब अगर नेगेटिव को लेके आए और पॉजिटिव की तरह बिहेव कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज जो पीछे चला गया उसको एक और बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट करा देंगे, तो सारा चार्ज उसमें ट्रांसफर हो गया, फिर बॉडी को हटा देंगे, तो इसके बाद क्या हो गया, फिर ये वाला पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहाँ एक्चुअली इसका कांटेक्ट में नहीं देखेंगे, लेकिन ये इसको बिना छुए, अरे एबोनाइट को बिना इस न्यूट्रल बॉडी को छुए, अनचार्ज बॉडी को छुए हम पॉजिटिवली चार्ज कर दिए, इसी को तो बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। बात समझ रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। रिमूव द स्फीयर बी एंड द एबोनाइट रॉड एंड दिस इज बिकॉज व्हेन द नेगेटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर द स्फीयर एंड रिटर्न। समझ में आ गया? तो तीन तो आपका मेथड बोलेगा, आपको बोलेगा डिफरेंट वेज ऑफ चार्जिंग बॉडीज। हम बोलेंगे भैया बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में रब कर दो हो जाएगा भैया, बाय कंडक्शन एंड और कांटेक्ट करके चार्ज कर दो हो जाएगा। उसका कांटेक्ट करके चार्ज करेंगे तो सेम चार्ज। मेरा बात सुन, नहीं सुनना, कांटेक्ट में करेंगे तो सेम चार्ज होता है, इंडक्शन से करेंगे तो डिफरेंट चार्ज डेवलप होता है। याद रखो, इंडक्शन से क्या होता है, डिफरेंट चार्ज या ऑपोजिट चार्ज डेवलप, ऑपोजिट चार्ज डेवलप, ऑपोजिटली चार्ज डेवलप होता है। जैसे अगर हम एबोनाइट को लाए हैं पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज वाला, तो जो बॉडी चार्ज डेवलप करेगा न्यूट्रल बॉडी, वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा। अगर यहां पर हम ग्लास रॉड लाते हैं जो कि पॉजिटिव था, तो ये नेगेटिव डेवलप होता है। बस मतलब लेकिन कंडक्शन में सेम चार्ज डेवलप, सेम चार्ज डेवलप होता। जैसे कि अगर हम एक ग्लास रॉड लाए हैं पॉजिटिवली चार्ज वाला, तो अगर हम इसको किसी कांटेक्ट में लाके कर दिए न्यूट्रल बॉडी में, तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज ही डेवलप हो जाएगा। कांटेक्ट में क्या होता है, 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 चार्ज ऐसा करके ट्रांसफर हो गया। समझ में आया? तो दोनों सेम चार्ज होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें हमको तो छूना ही नहीं है, तो छुएंगे नहीं तो ऑपोजिट वाला इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, पीछे से छू करके हटा देंगे तो ऑपोजिटली चार्ज डेवलप हो जाएगा। समझ में आया? कांटेक्ट में टच करते हैं, जैसे देखो यहाँ नेगेटिव था
और देखो यहाँ पर हम क्या करे हैं, इसको टच कर दिया, तो टच कर दिया तो क्या बोले, ये नेगेटिव इसमें ट्रांसफर हो गया ना, तो टच करने से सेम चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, तो दोनों बॉडी में सेम चार्ज डेवलप होता है। लेकिन टच नहीं कर रहे होंगे तो ऑपोजिटली चार्ज को अट्रैक्ट करता है, ऑपोजिटली वाले पॉजिटिव है तो नेगेटिव का अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव का अट्रैक्ट करेगा, और जो नेगेटिव दूसरा तरफ गया उसको यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट कर करके इसको हटा दिए। बहुत अच्छा से समझाया बाबा रे, हो गया डन। तो ये आंसर लिख के आते, गलती मत करना। चार्ज करने का तीन मेथड है, फ्रिक्शन है, अच्छा फ्रिक्शन में क्या करना, रब करके दो बॉडी को चार्ज कर देते हैं, एक तो एबोनाइट एक तो ग्लास रॉड। ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज होता है अगर उसको सिल्क के साथ रब करते हैं, नेगेटिवली चार्ज एबोनाइट होता है अगर उसको वूल के साथ रब करते हैं। हाँ भैया, तीसरा दूसरा कंडक्शन से या कॉन्टैक्ट से सेम चार्ज डेवलप होता है। अगर प्लस वाला को लेके आएंगे तो प्लस ही डेवलप होगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव। उसका नेक्स्ट क्या होता है 3 नंबर में, क्या होगा इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, छूते नहीं, छूना नहीं है, छूना नहीं है, तो छूना नहीं है तो क्या होंगे, अट्रैक्ट कौन करता है, नेगेटिवली। चल लड़का लड़की अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होता है ना। हाँ अच्छा, सही समझ रहा है, देखो सही समझ रहा है, देखो अट्रैक्ट करेंगे इससे इससे अट्रैक्ट करेंगे, क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव का अट्रैक्ट करेगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव का अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा, तो ऑपोजिटली चार्ज डेवलप होता है किसमें, इंडक्शन में। ये डन है, कॉपी में लिख के आ जाना, मार्क्स मिल जाएगा, बढ़ते आगे। तो आपका दूसरा टॉपिक खत्म हो गया। हम लोग पहले स्पार्क पढ़ लिए, उसका हम लोग चार्ज को टाइप चार्ज बॉडी को चार्ज करने का अलग अलग तरीका पढ़ लिया है। वेरी गुड भाई साहब, ज्यादा बड़ा हो गया कि वीडियो, रुको देखते हैं। ओके तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, देखो क्या है, इंटरेक्शन विद चार्ज। चार्ज आपस में इंटरेक्शन कैसे करता है, ये तो हमको पता ही है ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। एग्जांपल क्या बोल रहे हैं कि एक काम करते हैं, तो ग्लास रॉड लेते हैं, एक ग्लास रॉड ले लिए हमको, अगर इसको हम किसका साथ रब किए, सिल्क के साथ रब किए, तो ये क्या हो जाता है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और बोल रहे हैं कि एक जगह झुला दो, एक जगह दूसरा भी ऐसे सिल्क वाले रॉड को ला दो, जब दोनों को सामने में लाएंगे तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये अगर ये पॉजिटिव है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। डन है, पेज पलटी करो, उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 153 पे आओ। नाउ टू शो दैट अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, टेक अ ग्लास रॉड एंड मेक अ पॉजिटिवली चार्ज बाय रबिंग इट विद अ पीस ऑफ सिल्क। सिल्क के साथ रब करेंगे तो ग्लास रॉड मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। सस्पेंड दिस पॉजिटिवली चार्ज रॉड फ्रॉम अ स्टैंड, ठीक है। नाउ टेक अ एबोनाइट रॉड, तो वही बार बोल रहा है कि अगर दोनों ग्लास रॉड है तो रिपेल करेगा, दोनों सेम चार्ज है। अगर मानो एक जगह अगर हम एबोनाइट रॉड कर दिया, एबोनाइट कर दे तो नेगेटिव होगा, तो अब ये रिपेल नहीं करके क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट कर जाएगा। बात समझ में, अट्रैक्ट होगा, ये वाला बोला है। इसका मतलब लाइक चार्ज सेम सेम चार्ज रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज डिफरेंट चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है, चलो देखते हैं। नाउ an electric charge can be transferred from a charged body to another charged body through metal conductor। दो अगर कोई मेटल कंडक्टर है तो चार्ज आराम से ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। a device called an electroscope is used to detect the presence of a charge on a body। एक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रोस्कोप बोल रहा होता है, ठीक है ना। क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा तरह का डब्बा, हम लोग घर पे भी बना देते हैं, एक डब्बा है ऐसा है, ठीक है ना। इसमें ऐसा करके दो फॉइल रहता है, इसको इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। आप घर पे भी बना सकते हो आराम से इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है ना। दो कोई भी सिल्वर का एल्युमिनियम का फॉइल मिलता है ना, उससे भी इलेक्ट्रोस्कोप बन सकता है, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रोस्कोप पे ये मेटल का होता है, ये भी पूरा मेटल का होता है, ठीक है। अब क्या होगा, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑफ अ बॉडी। इट इज ऑल्सो आइडेंटिफाइज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी, that is whether the charge is positive or negative। an electroscope works on the principle of like charge repel and unlike charge attract each other। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं है, ये क्या करता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, पहला ये प्रेजेंस ऑफ चार्ज को बताता है, PRESENC, प्रेजेंस ऑफ चार्ज, चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं बताता है। दूसरा कि नेचर ऑफ चार्ज भी बताता है, नेचर, अगर चार्ज प्रेजेंट है तो कैसा है, नेचर ऑफ चार्ज भी बताता है। बात समझ में, अगर चार्ज है तो है कि नहीं वो बताएगा, अगर नेचर कैसा चार्ज का वो भी बताएगा। बात समझ में आया, ठीक है। क्या है, इसको इलेक्ट्रोस्कोप बोल रहे होते हैं, ठीक है ना। और ये कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज मतलब अनलाइक। तो वर्क प्रिंसिपल क्या है इसका प्रिंसिपल क्या है, लाइक चार्ज अट्रैक्ट, सॉरी रिपेल, अनलाइक चार्ज, अनलाइक मतलब उल्टा नेगेटिव पॉजिटिव, अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट। बात समझ में आएगा, सिंपल सा चीज है, कोई लोड नहीं लगा, ठीक है ना। डन है, आगे बढ़े, वेरी गुड, चल जल्दी जल्दी, टाइम कम है।
फिर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, एक और इलेक्ट्रोस्कोप एग्जांपल बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्कोप में एक बनाया है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड क्या है भाई, हम लोग गोल्ड का नहीं बनाएंगे, हम लोग एल्युमिनियम का बनाएंगे, सिंपल सा भाई, गरीब है हम, सिंपल सा बनाएंगे, बात खत्म, चलो बहुत अच्छा। एल्युमिनियम फोल्डर सबके पास होता है, ये खाने वाले में 500 करता मिल जाता, हाँ वही वाला रोटी मोड़ के देते, आया वही वाला, ठीक है। तो क्या बोल रहा है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में, क्या बोल रहा है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ मेटालिक रॉड ऑफ ब्रास फिटेड इन अ बेल जार, ये वाला बेल जार में एक ब्रास का रॉड फिट कर दिया गया है, ठीक है ना, बेल जार विद अ रबर स्टॉप कॉर्क एंड थीन फॉइल, मतलब देखो ये ब्रास का है बोल रहा है, ठीक है ना, इसमें पूरा कॉर्क से रबर कॉर्क बना हुआ है, इसको फिक्स कर दिया गया है, ठीक है ना, कॉर्क एंड अ थिन फॉइल अटैच्ड टू इट्स इन द लैटरल साइड, ठीक है, एट द टॉप एंड ऑफ इट्स मेटल हैज अ डिस्क रखा होता है, एंड एट द लोअर एंड ऑफ द पेपर इज द गोल्ड स्ट्रिप लीफ, तो इसको बोलते हैं गोल्ड का है, गोल्ड का पतला पतला स्ट्रिप है सिर्फ, और इसका ऊपर एक ऐसा करके प्लेट लगा रहता है मेटल का, ठीक है। इसमें होता है कि एनी रिपल्सन और डाइवर्जेंस इन द लीव्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इन द बॉडी, अगर इसके पास कोई भी चीज को लेके आए, कोई भी चार्ज वाला को लेके आए, सपोज पॉजिटिव है, कुछ भी लेके आए, तो ये वाला जो लीफ है इसमें या तो रिपल्स अट्रैक्शन होगा, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन होगी, सामने आ गई तो दूर जाएगा, हल्का भी मूवमेंट अगर हुआ तो पहले ये पता चल जाएगा कि ये चार्ज, ये रॉड जो लाए कोई भी चीज को इसमें जो लगाया है वो चार्ज है कि नहीं है, अगर कुछ भी नहीं हुआ नॉर्मल है तो इसका मतलब चार्ज नहीं है, अगर मानो लीफ फॉइल नंबर 1 नॉर्मल है, मतलब कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, नो डिफ्लेक्शन, तो क्या है, नॉर्मल है, नो चार्ज, डिफ्लेक्शन है तो नो चार्ज, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहे हैं देखो तो, take an electroscope and touch on the body to be tested to the metallic disc. Carefully observe the leads at the bottom of the end of the metallic. You will observe that the gold leaf electroscope can be used to detect the measurements of charges present in the ठीक है. Charging an electroscope by conduction happens to detect the whether a given object is charged or not. ठीक है. Now to detect whether the given object is charged or not, take the object to be tested and touch it with the metallic disc of an electroscope. ठीक है, टच करके देख लो. Observe the charging strip, the electroscope. If the leaves, आप रीडिंग करो, हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, मेरे को तो आता है, मैं से समझा देंगे, बुक को एक बार रीड करो, ठीक है। If the leaves diverges, यहाँ देखो, observe the charge in the strip, आप पे 154, ठीक है, 154 क्या बोल क्या रहा है, टू डिटेक्ट वेदर अ गिवन ऑब्जेक्ट, कोई भी जो ऑब्जेक्ट हम लेकर का है, सपोज ये मेरा मार्कर है, इज चार्ज और नॉट, ये चार्ज है कि नहीं है, टेक द ऑब्जेक्ट टू बी टेस्टेड, अगर टेस्ट करना है, एंड टच इट विद द मेटालिक डिस्क, इसको लेकर के मेटालिक डिस्क में आप टच कर दो, ठीक है ना, विद द मेटालिक डिस्क ऑफ एन इलेक्ट्रोस्कोप, ऑब्जर्व द चार्जिंग इन द स्ट्रिप लिप्स, इसको अच्छा से देखो, क्या देखो, observe the charge in the strip of the electroscope. If the leaves do not show any changes, the given object has no charge. If the leaves diverges, the given object is either positive or negative. अगर no deflection है तो no charge, अगर diverge कर रहा है तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव चार्ज हुआ होगा और नेगेटिव हुआ होगा, कुछ भी हो सकता है। डाइवर्ज नहीं कर रहा, डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा तो कोई चार्ज नहीं, लेकिन अगर डिफ्लेक्शन कर रहा है, डाइवर्जेंस या कुछ भी हो रहा है तो मतलब पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है ना। To detect the nature of charge of an object, charge an electroscope by touching its metal disc with a positively charged rod. ठीक है. Bring the object to be tested in contact with the metallic disc. Observe the leaf strip of the electroscope. If the leaves diverge further, the given object has positively charged. If the leaves come closer, the given object has a negative charge. No change in the leaves shows that the given object has no charge. When we touch the charged electroscope, its leaves collapse immediately. Do you know what happened? ठीक है, सुन लेते हैं पहले उसको, एक बार में 2 पेज खरीद कीजिएगा, ठीक है। When we touch the charged electroscope our body, the earth and the electroscope behaves like a single charged body. Since the earth is a very large, almost all charge goes into it, and thus the electroscope shows no charge on the. This phenomenon is called earthing. ठीक है, बोल क्या रहा सुनो, मेरा बात ध्यान से, कैसे सुनो, ध्यान से, कैसे सुनो, ध्यान से सुनो। अगर मानो कि मेरे को एक रॉड है, ये रॉड है, ये कैसा चार्ज है अगर हमको चेक करना है, सबसे पहले अगर हम इसको टच करेंगे, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो ये कोई भी चार्ज नहीं है। अगर इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है इसका मतलब इसमें पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, पहला। तो एक काम करते हैं, ये ब्रास का, तो अगर हमको चाहते हैं इसमें कौन सा चार्ज है, पहले अगर हम देखेंगे कि इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है।
अब अगर हमको टेस्ट करना है कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप एक काम करो, पहले इसमें एक पॉजिटिवली चार्ज को क्या कर दो, रब कर दो। जब हम इसको पॉजिटिवली चार्ज से पूरा रब कर देंगे, इसका मतलब इसमें भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो जाएगा। हाँ कि ना, बस इतना बोलो। हाँ हो गया, डेवलप हो गया, हो गया। ठीक, सुन, अब अगर हम इसको हटा दें, अब हम इसको अगर हटा दें और इसको कांटेक्ट में लेके आए, तो अगर ये भी पॉजिटिवली चार्ज हुआ, अगर ये भी पॉजिटिवली चार्ज हुआ, तो डिफ्लेक्शन और बढ़ जाएगा, डिफ्लेक्शन और इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, डिफ्लेक्शन क्या होगा, और इंक्रीज हो जाएगा। और अगर ये नेगेटिवली चार्ज हुआ, नेगेटिवली चार्ज हुआ, तो क्या करेगा, नेगेटिवली चार्ज अगर हुआ तो पॉजिटिव को कम कर देगा ना, तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये न्यूट्रल हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना डिफ्लेक्शन होता ही रहेगा, नो डिफ्लेक्शन। बस समझ में आ रहा है। और अगर ये करने के बाद अगर हम अपने हाथ से ऐसे करके छू दिया, हाथ कैसे बनाते हैं, जो भी है, अरे भाई लो ना, हाथ से अगर हम इसको टच कर दिए तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना भी चार्ज था मेरा बॉडी से होता हुआ वो अर्थ में चला गया, और अर्थ समुंदर है, अर्थ के पास चार्ज का भरमार है, वो सारा चार्ज अपने आप में समा लेता है। अर्थ माँ है ना, धरती माँ, वो सारा चार्ज अपने आप में ले लेती है, तो कुछ चार्ज ही नहीं बचेगा, तो कोलैप्स कर जाएगा। तो ये आपको समझ में आया इलेक्ट्रोस्कोप वाला पूछेगा, फिर से सुनो। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या करता है, ये प्रेजेंस ऑफ चार्ज को बताता है कि नहीं बताता है, उसके बाद अगर है तो कौन सा चार्ज है वो भी बता देता है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है भैया, ये लाइक चार्ज रिपेल करेगा, अनलाइक है तो अटेंड करेगा, इस प्रिंसिपल पे काम करता है, बस इतना सा। हाँ, होता कैसे है, एक बेल जार बना रहता है, जार रहता है, उसमें एक ब्रास का रॉड दिया रहता है, और उसमें ये गोल्ड फॉइल दिया रहता है। होता क्या है, अगर आप कोई रॉड को जिसको चेक करना है, माने कि मेरे को ये पेन चेक करना है, टेस्ट चार्ज बोल देंगे इसको हम लोग, टेस्टिंग करने के लिए टेस्टिंग रॉड को लेके आए, तो अगर इसमें कोई भी डिफ्लेक्स, मतलब कि कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल अगर ये वाला है, तो डिफ्लेक्शन नहीं करेगा। और अगर डिफ्लेक्शन कर रहा है, कम या ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब इसमें कोई भी चार्ज है। कौन सा चार्ज टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें ऑलरेडी कोई पॉजिटिव चार्ज इसको छुआ देना होगा, छुआ दिए, अब इसमें ऑलरेडी पॉजिटिव का चार्ज फैल गया। अगर इसको दोबारा लेके अगर और फैलना बढ़ गया तो ये नेगेटिवली चार्ज है। अगर इसका फैलना कम हो गया, थोड़ा सा कम हुआ, तो फैल और गया तो पॉजिटिवली था। अगर फैलना कम हो गया तो बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज था। अगर जितना का उतना ही रहेगा तो न्यूट्रल है। बात समझ में आ गया, डन है, इजी है, बुक एक बार पढ़ेगा आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत प्यार से समझाया है। ठीक है ना, आगे आते हैं। फिर अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग, अर्थिंग में क्या होता है कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन या फिर सारा का सारा चार्ज उसमें चला जाता है, अर्थ में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड अर्थिंग। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। ये टॉपिक क्लियर हो गया ना, इलेक्ट्रोस्कोप क्लियर हो गया ना। तो हमने पहला टॉपिक क्या पढ़ा था, स्पार्क। दूसरा टॉपिक क्या पढ़े है, फ्रिक्शन, चार्जिंग का मेथड पढ़े थे। तीसरा टॉपिक क्या पढ़े थे हम लोग, ये इलेक्ट्रोस्कोप। थर्ड क्या था, इलेक्ट्रोस्कोप। अभी हम लोग फोर्थ पढ़ने वाले हैं, अर्थिंग। क्या पढ़ने वाले हैं, अर्थिंग। ठीक है, चलो। सो चार्ज इज इजिली ट्रांसफर फ्रॉम वन चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट थ्रू मेटल कांटेक्ट। दोनों बॉडी को अगर हम लोग कांटेक्ट में ला दिएंगे तो चार्ज ट्रांसफर होता है। ये तो हम लोग पढ़ लिए, सेकंड मेथड था चार्जिंग बाय कांटेक्ट। ठीक है ना। नाउ एट द चार्ज बॉडी कम्स इन कांटेक्ट विद द बॉडी नॉट कैरिंग एनी चार्ज। अगर कोई चार्ज बॉडी है, कोई चार्ज बॉडी है, सपोज ये बॉडी चार्ज बॉडी है, मान लो कि कोई भी एक चार्ज बॉडी है, और एक ऐसा बॉडी के कांटेक्ट में आ गया जो कि न्यूट्रल है या कोई चार्ज नहीं है, मान लो कोई चार्ज नहीं है, तो क्या होता है कि चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। थोड़ा थोड़ा प्लस इसको भी दे देगा, भाई हम अकेले खाएंगे तुम नहीं खाएगा, ले बाबू तुम भी खा ले। ऐसे होता है ना, कभी लेके आता है खाने के लिए, लेस तो अकेले खा लेता है, देता है ना, ले तुम भी खा ले, तो भाई दे देंगे, खा लिए तो दे देंगे। बात समझ में आया, ठीक है आगे। ठीक है, बट नॉट करेंगे एनी चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम द चार्ज बॉडी टू द अनदर चार्ज बॉडी विदाउट चेंजिंग to the one without charge till the charges of the two bodies are equalized. The process of transferring of charge from charged body to earth is called earthing. Earthing is provided in building to protect us from electrical shock due to any leakage in electric current. तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सपोज कि इसके पास 1 2 3 4 6 कॉलम का चार्ज है, 6 कॉलम का चार्ज है, और एक बेचारा आ गया लंगा सा, भाई मेरे पास कुछ नहीं, तो बोलता ठीक है कांटेक्ट कर दे, थोड़ा कर दे, लेकिन हम तुमको अभी 3 देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। तो काम 6 है ना, तुम 3 ले लेना, आधा आधा, 50-50 चार्ज होता है, चार्ज को ट्रांसफर करना होता है। तो अगर एक मान ले कि ये जो तीसरा बॉडी था ना, ये बहुत बड़ा भूखड़ है, क्या बोला नहीं बड़ा, हम तो बहुत बड़ा है, हम अर्थ है, हम क्या है, हम अर्थ है, क्या है, हम अर्थ है, अर्थ है। तो अगर अर्थ में चार्ज को ट्रांसफर कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, अर्थिंग बोलेंगे। बात खत्म ना। वो जो दूसरा बॉडी लाए थे ना, वो अर्थ लाए थे। अगर अर्थ लाए तो क्या हो जाएगा, अर्थ में चार्ज ट्रांसफर हो गया तो क्या हो गया, अर्थिंग हो गया। तो अर्थिंग का डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल सा चीज है, हलवा है हलवा। क्या लिखेंगे हम लोग, लिख देते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज। ये कल का पेपर में आ गया, जाएगा देख लो।
द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग the process of transferring of charge from a of charge from a charged body to the earth. चार्ज बॉडी, कोई चार्ज बॉडी, जैसे यहां पर था ना चार्ज बॉडी था दूसरा में भेज रहा है, तो यहां पर चार्ज बॉडी दूसरा बॉडी क्या होगा, फ्रॉम चार्ज बॉडी टू द अर्थ. अगर चार्ज बॉडी से दूसरा बॉडी अर्थ में भेज रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड अर्थिंग. सिंपल सा चीज है, ये सब याद नहीं करना होता है, ये सब तो बस लिख के आ जाना होता है ना, उड़ा देना था, ठीक है ना. डन, आगे बढ़े. फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइटिंग पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे, लाइटिंग पढ़ेंगे. तो ये चौथा टॉपिक अर्थिंग खत्म हो गया ना. अब फिफ्थ टॉपिक क्या है, फिफ्थ, इससे क्या होता है, अगर घर में सपोज कि ज्यादा बिजली सप्लाई हो गया, ज्यादा करंट आ गया है, तो अगर आप लोग उसमें अर्थिंग कर देते हैं ना, अर्थिंग कर देते हैं ना, तो क्या होता है, वो एक्स्ट्रा जो चार्ज होता है वो अर्थ में चला जाता है, तो हम जलने से बच जाते हैं. घर का प्लग में ऐसे 3 बॉक्स होता है ना, ये सबसे बड़ा होता है, ये छोटा होता है, ये सबसे बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा भी होता है, ठीक है ना. यही वाला अर्थिंग होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा चार्ज जो होता है इसमें से ट्रांसफर होकर के हम जमीन के अंदर में घुस जाता है, घर उर बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है ना. डन है. बाकी डिटेल में तो हम आपको हाई क्लास में पढ़ाएंगे. आओ थोड़ा, कभी 10th में आओ, 12th में आओ, फिर वहां पढ़ाएंगे, मजा आएगा. अभी 4 साल है तुम लोगों का, ठीक है. चलो, लाइटनिंग. फिफ्थ टॉपिक क्या है, लाइटनिंग. लाइटनिंग क्या, देख लो. 2x का स्पीड से देख लेना, ठीक है ना. क्या देख लेना, 2x का स्पीड से, दुगुना स्पीड से देख लेना. YouTube में भी प्रीमियम में तो 3x का भी ऑप्शन मिल गया है, 3x में देखना, देख लेना क्या बात है, ठीक है. एक मिनट हम देखते हैं वीडियो चल रहा है कि नहीं. ओ वाह, वीडियो चल रहा है यार. 15 मिनट 20 मिनट लेते हैं, ज्यादा नहीं, प्लीज 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 प्लीज. लाइटनिंग क्या बोल रहा है, लाइटनिंग इन द स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज. लाइटनिंग मतलब बिजली कड़कना, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज है. स्टैटिक का मतलब समझ आ दिया था, जबकि चार्ज मूव ना कर रहा होता है. स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है दैट मूव फ्रॉम क्लाउड, फ्रॉम अ क्लाउड टू द ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड टू द क्लाउड और फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर. तो लाइटनिंग कितना अच्छा बोला. लाइटनिंग क्या बोला कि चार्ज स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक चार्ज है, ठीक है ना. लाइटनिंग इज अ स्टैटिक चार्ज. लाइटनिंग क्या है, इट इज अ स्टैटिक, STATIC, स्टैटिक चार्ज. ये स्टैटिक चार्ज है जो कि तुम्हारा बादल में है, मानो कि प्लस 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 कुछ भी है, और ये एक बादल है, इसमें चार्ज ट्रांसफर हुआ, हो सकता है इसमें कम प्लस होगा या तो माइनस होगा, इसमें चार्ज ट्रांसफर हुआ, या फिर बेचारा हमारा छोटू सा घर है, घर में ट्रांसफर हो गया, या फिर ग्राउंड में ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना, या ग्राउंड से आसमान में चार्ज ट्रांसफर हो गया, या तो बादल से बादल में, क्लाउड टू क्लाउड चार्ज ट्रांसफर हो गया. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइटनिंग. तो क्या बोल रहे हो देख लो. तो लाइटनिंग इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज दैट मूव फ्रॉम, स्टैटिक चार्ज दैट मूव फ्रॉम, मूव्स फ्रॉम, क्या बोला, मूव्स फ्रॉम, ये देखो, मूव फ्रॉम क्लाउड टू ग्राउंड, क्लाउड टू ग्राउंड, है ना, क्लाउड टू ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड टू अ क्लाउड, ठीक है, और फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर, और फ्रॉम CLOUD, क्लाउड टू क्लाउड, ठीक है ना. ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म द एयर करंट मूव्स अपवर्ड whereas the water droplets move downward. जब ये बिजली का लगता है, थंडर होता है, तो एयर ऊपर, हवा ऊपर की तरफ जाता है, और पानी, एयर होता है ऊपर की तरफ जाता है, एंड वाटर जो हो रहा होता है वो टप 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 नीचे की तरफ आता है, ठीक है ना. This various movement is said to be the reason of separation of charges in the cloud. और यही कारण होता है कि हवा ऊपर की तरफ जा रहा है और पानी नीचे की तरफ आ रहा है, तो ओवरऑल क्या होता है कि क्लाउड में चार्ज का डेवलप हो जाता है, चार्ज में सेपरेशन आ जाता है. मान लो ये नेगेटिव भी हो जाता है, चार्ज में सेपरेशन आ जाएगा, ठीक है ना. सेपरेशन ऑफ चार्जेस इन द क्लाउड. द पॉजिटिव चार्ज, द पॉजिटिवली चार्ज एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट मतलब जमा हो जाता है, near the upper edge whereas the negatively charged collect near the bottom edge of the cloud. तो बोल रहा है कि अपर एज माने कि बादल बहुत बड़ा, तो ऊपर की तरफ, अपर एज की तरफ बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो जाता है नियर द अपर एज whereas the negatively charged डेवलप हो जाता है द बॉटम एज, ठीक है ना, ऑफ द क्लाउड. दिस कॉजेस रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस ऑन द ग्राउंड सरफेस.
thus positively charge accumulate near the ground surface। और इससे क्या होता है कि अगर सपोज ये मेरा जमीन है, देखो सुनो सुनो सुनो, पहले मेरा ये प्यारा सा क्या है, सुनो पहले मेरा ये प्यारा सा बादल है, और बादल में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि बादल तो पहले न्यूट्रल था। लेकिन जब बारिश होता है, बरसात होता है, उस समय क्या होता है कि हवा तेजी से ऊपर चल जाता है, पानी नीचे से तेजी से नीचे आ जाता है, उसके कारण क्या होता है कुछ डिस्टर्बेंस पैदा होता है क्लाउड में, और क्लाउड के अपर सरफेस में पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, नीचे सरफेस में नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ग्राउंड का अपर सरफेस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज होने का कोशिश कर रहा होता है, ठीक है ना। और भाई देखो यहाँ पर पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। हम पहले ही स्टार्टिंग में पढ़ाए थे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जहां पर है इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, बीच में बाबा रे बाबा स्पार्क हो जाएगा, वही वाला बात है, ठीक है ना। कि this causes rearrangement of charges on the ground is positively charged accumulate near the ground surface. The air, which is a bad conductor of electricity, prevents the flow of charge from one cloud to the another. However, when the magnitude of accumulated charges becomes higher, air get ionized and its result in the flow of charges through it. When negatively charged meets the positively ground charge, it result in streaks of bright streaks in lighting. The process is called electric charge. This process is called electric charge, ठीक है। And this occurs between the cloud and the earth, or between the oppositely charged clouds, or between two positively charged parts of cloud, ठीक है ना। A lightning strikes occur and an average of 50 to 100 discharges per second worldwide. Either people were ignorant earlier people were ignorant and were terribly scared of lightning. Now of course we need not be scared of lightning, but need to take precautions required to protect ourselves from daily sparks, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, सुनो बहुत बहुत कॉन्सेप्ट है। बोल क्या रहा है कि इस जो एयर एंड वाटर का जो मूवमेंट होता है उसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे चार्ज में आपस में या तो बादल में सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाता है, या तो एक पॉजिटिवली चार्ज बादल है आ जाता है नेगेटिवली चार्ज के साथ। पहले तो एयर रहता है, बट क्या होता है कि अगर ये चार्ज का क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया तो एयर भी एयर इंसुलेटर की तरह काम करता है, बट एयर भी रोकने नहीं सकेगा। भाई तुम लोगों को मार करना है, मान दोनों में मार हो रहा है, पहले तो हम रोकेंगे, बट मान तुम लोगों को बस बहुत ज्यादा ताकत, हम तो कमजोर कहां से मारेंगे, तो भाई मेरे को तो धक्का मार दिया, दोनों आपस में मार कर दिया, बोले करो भाई मेरे क्या कर ले, बात समझ में आ रहा ना। तो एयर जो होता है ना वो इंसुलेटर की तरह काम कर रहा होता है, बट अगर इसमें बहुत ज्यादा चार्ज डेवलप हो गया, नहीं हमको तो लड़ना ही है, तो एयर बोलेगा लड़ ले बेटा, जा लड़ाई कर ले। तो जहां लड़ाई करेगा स्पार्क पैदा होगा। जहां इसमें भी अर्थ ग्राउंड में और क्लाउड के बीच में भी चार्ज का ट्रांसफर हो जा रहा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, पूरा खत्म चार्ज हो जाएगा, स्पार्क हो जाएगा, लाइटनिंग हो जाएगा। समझ में लाइटनिंग क्या है भैया, कुछ नहीं है, स्टैटिक चार्ज है जो कि मूव कर जाता है क्लाउड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू क्लाउड, क्लाउड टू क्लाउड। क्यों होता है, क्योंकि उन दोनों के बीच का जो एयर का इंसुलेशन होता है वो हट जाता है। क्यों हट जाता है, क्योंकि दोनों में ऑपोजिट चार्ज में ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेवलप हो जाता है, एयर भी नहीं रोक पाता है, तो आपस में टकराने दो, टकरा जाता है, तो लाइटनिंग होता है। डन है, आगे बढ़े, वेरी गुड। तो भैया इस लाइटनिंग से पहले सब डरता था, लाइटनिंग को बिजली कड़क के डर लगता, बट अब कोई नहीं डरता। क्यों नहीं डरता, क्योंकि अब साइंस समझ में आ गया भाई क्या होता है क्यों होता है। लेकिन लाइटनिंग बहुत खतरनाक भी है। सोचो कि अगर वो तुम यहाँ पर बीच में खड़ा है और तेरे से चार्ज क्रॉस कर गया तो तुम तो राख बन जाएगा ना, है ना। तो उससे बचने के लिए क्या करना है भाई, उससे बचने के लिए कार के अंदर घुस जाओ, क्योंकि कार में कार खरीद लो, ठीक है, एक कार खरीद लो और कार में जाकर के चुपचाप से बैठ जाओ। उससे क्या होगा कि कंडक्टर के अंदर में नेट चार्ज जीरो होता है, पूरा चार्ज बाहर होता है, अंदर में कुछ नहीं होगा, तुम बच जाएगा बेटा, बच जाएगा। तो क्या क्या सेफ्टी लेना है जिससे कि तुम लाइटनिंग से बचेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सेफ्टी मेजर्स फ्रॉम लाइटनिंग। क्या बोल रहा है, सेफ्टी फ्रॉम लाइटनिंग। क्या है, सेफ्टी फ्रॉम, क्या, सेफ्टी फ्रॉम, हाँ वही लाइटनिंग, सेफ्टी फ्रॉम लाइटनिंग। ओपन प्लेसेस व्हीकल्स व्हाइल मूविंग आउटसाइड, कभी भी अगर बाहर की तरफ हो ना, ड्यूरिंग लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एन ओपन प्लेस इज सर्टेनली नॉट अ सेफ प्लेस। कभी भी खुले जगह पे मत रहो, क्योंकि खुले जगह सेफ नहीं है। तुम खुले जगह में खड़ा है, बॉडी दिखा दे, तेरे ऊपर से बिजली पार हो गया, खच्चा, तुम खत्म, दुर्राख बन जाएगा, ठीक है ना। ओपन में नहीं रहना है, ठीक है ना। इन सच इंस्टेंसेस इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू बी इंडोर्स, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। इफ यू आर ट्रेवलिंग इन अ व्हीकल, क्लोज इट्स डोर्स एंड विंडोज, फॉलो द प्रिवेंटिव मेजर्स गिवन हियर अंडर।
अगर आप गाड़ी पे हैं, हम गाड़ी में मूव कर रहे हैं, हम बाइक पे नहीं भाई, वो गाड़ी में, कार में, बस में, तो अंदर ही रहो खिड़की बंद करके, तो तुमको कुछ नहीं होगा। तेरा बस पे ऊपर गिरेगा भी ना, तुम बच जाएगा। हैं वाह भैया बच जाएगा, हाँ भाई बच जाएगा। खुला में लेकिन रहा तो गया। ठीक है, तो क्या क्या बोल रहा है, वाइल बीइंग आउटसाइड, अगर आप बाहर है तो बचने के लिए क्या करना है, सबसे पहली ओपन प्लेसेस, व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स, फील्ड्स, टॉल ट्रीज, शेल्टर्स इन गार्डन आर नॉट सेफ। तो इस तरह का बड़ा पेड़ के पास, ओपन व्हीकल के पास, इस तरह के पास आप मत रहिए। कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम ऑल द मेटालिक पोल्स, फेंसेस एंड ऑब्जेक्ट, जितना भी तार और मेटालिक जगह है, खंबा उंबा है, उससे दूर रहो, सीधी बात है, क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रिक जो बिजली उसी में जाकर गिरता है, तो तुम उससे दूर रहो। पहला ओपन फील्ड में है। तो दूसरा, प्रीफर टू सीक अ शेल्टर इन अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग, कोई मजबूत बिल्डिंग में जाकर के घुस के रहो। थर्ड क्या बोल रहा है, प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज with your head between the knees. Such a position would make you less prone to stuck. तो आप अपने को झुक करके, घुटना पकड़ के, माथा को ऐसे करके आप झुके रहो। ठीक है ना, क्योंकि देखो जो शार्प पॉइंट होता है ना, वहां पर सबसे ज्यादा चार्ज होता है। अगर आप ऐसे सिंपल से खड़े हैं ना, और आपका बाल भी खड़ा है ना, तो ये आपका टिप पॉइंट है, तो चार्ज सबसे ज्यादा टिप पॉइंट में आता है। लेकिन अगर आप बेंड हो गए ऐसे करके, भाई ठीक है हम झुके हुए, तो आपके पास ये ब्रॉड एरिया मिल गया ना, तो चार्ज यहाँ पर उतना ज्यादा नहीं आता। चार्ज हमेशा पॉइंट में, अगर आपके पास ऐसे कोई बॉडी है तो सबसे ज्यादा चार्ज यहाँ पर होगा, क्योंकि ये टिप पॉइंट है। तो अगर आप बेंड हो जाएंगे तो टिप पॉइंट तो नहीं रहेगा, तो आप कैसे बच जाएंगे ना चार्ज से। बात समझ में आ रहा है ना, वेरी क्या वाला है, समझदार बच्चा है तू। ठीक है चलो आगे, बंद हो गया फोन। ठीक है, if ever you realize or feel that your body hair is getting raised or erect, immediately move away from the areas you are present. It is an indication that an object in your vicinity is about to be struck by lightning. अगर कभी ऐसे जगह में, खुले जगह में खड़ा और आपका रोंगटा खड़ा और आपके बाल खड़े हो रहे हैं, तो तुम सोचो तेरे ऊपर बिजली गिरने 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 वाला है, भाग जाओ पहले ही। बात समझ में आया? हाँ ठीक है। तो अगर आप बाहर में हैं तो बस यही कर सकते हो, और कुछ क्या ही कर सकते हैं। वाइल बीइंग इंडोर, अगर आप घर पे हो तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले डिस्कनेक्ट ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल एंटीना। एंटीना के साथ जो भी कनेक्टेड है उसको हटा दो। क्यों? क्योंकि एंटीना शार्प ऑब्जेक्ट है, खटाक से उसमें बिजली आएगा, तो हटा दो सारा उस चीज को, हटा दो। ठीक है, अप्लायंसेस लाइक टीवीज एंड कंप्यूटर शुड बी डिस्कनेक्टेड, तुरंत बंद कर दो। लेट लाइटनिंग रिमेन्स एज इट वुड कॉज लिटिल हार्म, अगर लेट लाइट्स रिमेन्स एज इट वुड, लाइट कौन रहने दो, उससे कुछ नहीं होता। ठीक है ना। कीप अवे ऑल मेटालिक पाइप्स एंड केबल्स, सबको दूर रखो, मेटल के सारा चीज को अपने से दूर रखो। दूसरा, अवॉइड स्टैंडिंग बेयर फुट ऑन द फ्लोर, प्रीफर ड्राई प्लास्टिक और लेदर स्लीपर्स, चमड़े का चप्पल पहनो या तो प्लास्टिक के पहनो, खाली पैर जमीन पे मत रहो, अगर घर पे भी हो तो भी। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, अवॉइड यूजिंग अ लैंडलाइन टेलीफोन, यूजिंग अ मोबाइल फोन इफ नेसेसरी। मोबाइल फोन यूज करते रहो, मस्त बिजली चमक रहा घर में, मोबाइल फोन यूज करो, हाय हाय रील्स देखते रहो, फ्री फायर खेलते रहो। अबे नहीं खेल रहा है, मना कर रहे हैं, लैंडलाइन यूज नहीं करना है, बाकी फोन चला सकते हो, वो बोल रहा है तो हम चलाने नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सेफ है। ठीक है, अवॉइड अ बाथ ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ रनिंग वाटर, बिजली चमक रहा है बाहर, यहां नहाओ मत घर में, समझ में आया? क्योंकि पानी से इलेक्ट्रिक ट्रांसफर हो जाता है। डन है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर लाइटनिंग कंडक्टर्स, बिजली को कौन कौन कंडक्ट करता है? लाइटनिंग कंडक्टर्स मतलब किससे बिजली कंडक्ट करके वो जमीन तक आ रहा होता है। चलो देखते हैं। टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम गेटिंग डैमेज्ड बाय लाइटनिंग, लाइटनिंग से मेरा बिजली, अगर मतलब मेरा घर अगर डैमेज चाहे कि ना हो, बचाना हो, ठीक है ना। एन इक्विपमेंट इज इंस्टॉल्ड ऑन द बिल्डिंग कॉल्ड लाइटनिंग कंडक्टर, तो लाइटनिंग कंडक्टर एक इक्विपमेंट है जो कि घर को बिजली से भी बचाता है। वो बिजली नहीं, वो बादल वाला बिजली लाइटनिंग से बचाता है, वो किसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर्स। लाइटनिंग कंडक्टर्स वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ले भाई 6 नंबर, लाइटनिंग कंडक्टर्स। लाइटनिंग कंडक्टर्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपके घर या बिल्डिंग को बिजली से बचाता है, लाइटनिंग से बचा रहा होता है। ठीक है, a lightning conductor consists of a stick, डंडा, thick flat metallic strip generally of copper. The top of the strip is in the form of a spike which protects out the building in the air, and at the bottom it is immersed deep earth. ठीक है, joined to a metal plate. The metal strip runs throughout the height of the building as shown in the figure. When lightning strikes the lightning conductor protecting above the building
provides the path for the charges to flow through the strip down into the earth to the metal plate. The earth having zero electrical charge does not experience any damaging effect. तो देखो फिगर में देखो कैसे बना हुआ है कि अगर आपका ये घर है, लाइटनिंग कंडक्टर कैसे होता है, सोचो सोचो कि ये मेरा घर है, बड़ा मस्त घर है भाई, रईस है बहुत, ठीक है ना, मस्त ये मेरा घर है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस घर को ऐसा करके यहाँ पर एक तो स्टीप का ऐसा कुछ लगा देंगे और इसको नीचे अर्थ के नीचे लगा करके बड़ा सा कैसे करके प्लेट लगा देंगे। उससे क्या होगा, उससे अगर बिजली चमका भी, बिजली अगर आना भी चाहिए तो इसमें टकराएगी, क्योंकि हमको पॉइंटेड एरिया में ज्यादा उससे करंट आता है, आया तो इससे होता हुआ अर्थ का इसमें चला जाएगा, और अर्थ के पास माना जाता है कि ये भर भर खाली जितना चाहे चार्ज को वो ले सकता है, तो चार्ज ले, अर्थ को हम लोग एक तरह का नेगेटिव क्वेश्चन बोल रहे होते हैं, तो ये सारा का सारा चीज उसमें चला, फिर बिल्डिंग बच जाएगा। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट लगाया है, ये जो क्या है ना, यही आपका लाइटनिंग कंडक्टर है। बात समझ में आ गया, कितना सिंपल सा बता दिया। ये जो इंस्ट्रूमेंट हम लगाया है ना, ये यही है लाइटनिंग कंडक्टर। ठीक है, आगे बढ़े, लाइटनिंग कंडक्टर हो गया, वेरी गुड। लास्ट क्या है आपका, अच्छा अर्थक्वेक के बारे में बात करें, थोड़ा सा भाई, ये तो हो गया ना, 5-6 टॉपिक अभी पढ़े हैं, कितना सुंदर है, लाइटनिंग भी हो गया। अभी लास्ट ही है क्या, अर्थक्वेक के बाद भी कुछ है क्या, पता नहीं, देखते। फिर क्या है, अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स क्या है, अर्थक्वेक्स नेचुरल फिनोमेना लाइक थंडरस्टॉर्म, बिजली चमकना, लाइटनिंग या साइक्लोन एटसेट्रा आर नॉर्मली प्रेडिक्टेड। ये सब तो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बिजली कड़कने वाला है, जो भी है। नाउ आर नॉर्मली प्रेडिक्ट, बट देयर इज वन नेचुरल फिनोमेनन व्हिच आर नॉट येट एबल टू प्रेडिक्ट एक्यूरेटली, इट इज अर्थक्वेक। बट अर्थक्वेक ऐसा है जिसको प्रेडिक्ट करना उतना पॉसिबल नहीं है, बट आजकल का साइंस एडवांस हो चुका है, जनरली प्रेडिक्ट कर ही लेते हैं, बट ठीक है। नाउ एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेक और ट्रेम्बल ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। एक सडन ट्रेम्बल होना, झटका होना, जो कि बहुत कम समय के लिए रहता है, दैट इज द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का डेफिनेशन निकालने का जरूरत नहीं है, आई थिंक, ठीक है। इट कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अर्थ का जो क्रस्ट होता है उसके अंदर, अर्थ का क्रस्ट इतना तो पता है, अर्थ का जो लेयर होता है उसका अंदर में जो क्रस्ट होता है, वो अर्थ का जो क्रस्ट होता है उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा होता है। एंड अर्थक्वेक में कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज टू कंस्ट्रक्शंस एंड people resulting in the loss of life and property. Earthquake could be caused flood, landslide and tsunamis. तो earthquake से सुनामी हो सकता है, जमीन खिसक सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है, बहुत सारा लाइफ को, प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचा सकता है, ठीक है। तो चलो हम लोग फटाक से पढ़ लेते हैं, क्या है कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के कॉजेस क्या है, तो आपको कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक पूछा पड़ेगा। अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक सडन शेक, सडन शेक, ठीक है ना, सडन शेक, ठीक है। अर्थक्वेक क्या है, सडन shaking of the earth due to disturbance in the crust, अर्थ क्रस्ट, ठीक है ना, चलेगा। फिर क्या होता है, कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक। कॉजेस, कारण क्या है भैया, अर्थक्वेक के कॉजेस क्या है, क्यों होता है अर्थक्वेक, हमको क्या पता क्यों होता है, अर्थक्वेक से पूछो। अर्थक्वेक के पास मुंह नहीं है, वो बोल नहीं सकता, वो इशारा कर देता है हिल के अर्थक्वेक दिखा के, भाई हम है, अरे हम है, कोई अर्थक्वेक दिखा देता है, ठीक है ना। अर्थक्वेक्स में भी कॉज्ड बाय वोल्केनिक इरप्शन, सबसे पहला रीजन लिख लेते हैं, पहला वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है ना, वोल्केनिक इरप्शन, आप सीधा पॉइंट लिख लेना ना, आपको अगर क्यों होता है, पहला वोल्केनिक इरप्शन, दूसरा प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स मतलब एक दूसरे प्लेट आपस में टकराता है, दैट इज अर्थ का प्लेट होता है ना अंदर में, क्रस्ट के पास, तो टेक्टोनिक्स में आना, ठीक। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, तीसरा अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, अर्थ के अंदर में ना इस तरह का देखो ना, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते रहता है, ठीक है ना। और मेटियोर स्ट्राइक्स, मेटियोर क्या होता है,
मेटियोर स्ट्राइक्स होता है, मेटियोर आपस में टकराते हैं, आपस में, ओ देखो अर्थ की तरफ एक पत्थर आने वाला है, अर्थ को ठोक देगा, अर्थ को ठोक दिया तो अर्थ हिलेगा ना, तो वही होता है। तो 4 पॉइंट लिख लेना कि अर्थक्वेक के कॉजेस क्या होता है, बुक में लिखा हुआ वोल्केनिक इरप्शन हो रहा होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स हो रहा होता है, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा होता है, एंड मेटियोर स्ट्राइक्स हो रहा होता है। इसको एग्जाम में लिख के आ जाना, बाकी बका काम तो हम देख लेंगे, ठीक है ना। लेट अस ब्रीफली डिस्कस दीस 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स। तो 3 तरह का अर्थक्वेक होता है, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। देखो अर्थक्वेक क्या होता है, डेफिनेशन पता है, छोटा सा लिख दी, कॉजेस पता है, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक क्या होता है, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक का तरीका भी होता है क्या, हमको तो नहीं पता भैया, चलो देख लेते हैं। अर्थक्वेक का भी तरीका होता है, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक क्या बात है। The type of earthquake depends on the region where it occurs and the geographical makeup of the region। कहाँ पे होने वाला है उस पे डिपेंड करता है कि अर्थक्वेक का टाइप कैसा हो रहा होगा। Earthquake occurs when rock in the earth crust break due to geographical forces created by moment of tectonic plates। Let us try to understand the how tectonic earthquake occur। तो हम लोग देखेंगे अर्थक्वेक, अर्थ के अंदर का जो क्रस्ट होता है, उसके अंदर का जो लेयर होता है, अलग अलग लेयर होता है, तो आपस में टकरा रहा होता है, जिसको टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराना बोलते हैं, उसके कारण अर्थक्वेक देखने को मिल रहा होता है। द अर्थ क्रस्ट इज कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ फ्रेगमेंट कॉल्ड प्लेट्स। अर्थ का जो क्रस्ट होता है, अर्थ का जो जमीन होता है, वो फ्रेगमेंट से बना हुआ होता है, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, बुक में देखते रहो ना, क्योंकि हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ा पाएंगे ना इसको। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है, अर्थ का जो लेयर होता है, अलग अलग प्लेट्स से बना हुआ होता है, दैट इज अ टेक्टोनिक प्लेट्स हो रहा होता है, ठीक है ना। दीस प्लेट्स आर कंटिन्यूअस मोशन एंड मे बर्स्ट अगेंस्ट और कोलाइड विद ईच अदर। तो ये अपना टेक्टोनिक प्लेट्स अपने मूवमेंट करते रहता है, ठीक है ना। अंदर में जो कोर होता है उसके ऊपर प्लेट्स वगैरह होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स, तो आपस में फिक्स नहीं होता है, वो मूवमेंट करते रहता है। अगर आपस में कभी जोर से टकरा गया तो अर्थक्वेक हो जाएगा, ठीक है ना। Sometimes the rock at the boundaries of these plates get interlocked and prevent the plates from moving. This result in the building of pressure in these rocks. The pressure accumulates and reaches the point where the rocks fracture and slip away. This fracture and slipping away of rocks resulting in the release of pressure from the earth which causes the rocks to vibrate। तो क्या होता है, कभी कभी कैसा होता है, ये जो टेक्टोनिक प्लेट ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है ना, तो ये किसी पत्थर उधर के कारण क्या होता है, आपस में फंस जाता है और मूवमेंट नहीं कर पाता, उसके कारण बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट होता है, और एक बार अचानक से वो प्रेशर फट रहा होता है और वो पत्थर भी मूव हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है, तो अर्थक्वेक हो रहा होता है, ठीक है ना। These vibrations travel up to surface and causes earthquakes. Sometimes an earthquake may be followed by aftershock that occur as the rock settle down। कभी कभी बाद में भी होता है, जब रॉक हिल गया उसका बाद वापस में जब रॉक सेटल डाउन होगा तो उसका टाइम में भी अर्थक्वेक देखने को मिल रहा होता है। द पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज कॉल्ड फोकस। फोकस क्या है, एग्जैक्टली जिस पॉइंट में अर्थक्वेक हुआ है, अगर ये अर्थ है एग्जैक्टली इस पॉइंट पर अगर अर्थक्वेक हुआ है तो उसको हम लोग फोकस पॉइंट बोल रहे होते हैं, फोकस बोलते हैं। दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अर्थ, वहीं से अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा था। द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इमीडिएटली अबव द फोकस इज नोन एज द एपिसेंटर। और फोकस के जस्ट ऊपर वाले एरिया को एपिसेंटर बोल रहे होते हैं, जहां पर मानो कि अर्थ है, ए ले भाई, मानो कि अर्थ है, इसमें यहाँ पर आपका फोकस हुआ है तो उसके ऊपर वाले एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, एपिसेंटर बोलेंगे। अर्थक्वेक से आपका डेफिनेशन पूछेगा, कारण पूछेगा, बाकी कॉज नहीं पूछेगा, ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर देखने को बोल रहा है कि अर्थ कैसा दिख रहा होता है। तो भैया अपना बुक है आपके पास, आपका नाम लिख देंगे, हम डायग्राम तो नहीं बनाने वाले हैं, बुक खोल के देख लो। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक क्या था इसमें, कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक था, टाइप नहीं था, सॉरी कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक था। फिर हमने माना स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। यही है बच्चों का बुक पे खराब होता है टॉपिक। कहाँ हम लोग फिजिक्स का चल रहे थे, स्टैटिक चार्ज वगैरह में अर्थक्वेक मारते हो, ज्योग्राफी घुसा दिया। बताइए, फिजिक्स पढ़ाता ज्योग्राफी पढ़ाने बोल रहे हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। द अर्थ विथ एन एवरेज रेडियस ऑफ, अर्थ का रेडियस कितना है, अर्थ का रेडियस जरा याद रख लेना, ये अर्थ है गोला सा, तो इसका जो रेडियस कितना बोला है, रेडियस कितना बोला है ना, 6400 किलोमीटर, ये याद रख लेना, ये अर्थ का क्या है, रेडियस है। एंड कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेयर कॉल्ड क्रस्ट। तो सबसे पहला वाला लेयर क्रस्ट बोला है, दूसरे वाला लेयर को मेंटल बोल रहे हैं, MENTLE, मेंटल। मेंटल अरे पागल वाला मेंटल नहीं, मेंटल है, मेंटल। हाँ अरे कोर बोला है, क्या बोला है, कोर बोला। हम लोग तीनों पार्ट में पढ़कर द क्रस्ट विद द अपर मोस्ट लेयर ऑफ थिकनेस रेंजिंग फ्रॉम 22 किलोमीटर से लेकर के 35 किलोमीटर। तो अर्थ का अगर हम लोग मान करेंगे सबसे बाहर वाला लेयर की बात कर लेते हैं, बाहर वाला लेयर, ये वाला मोटा लेयर, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रस्ट बोल रहे हैं। और इसका डिस्टेंस कितना बोला है, बोल रहा है कि 22 किलोमीटर से 35 किलोमीटर, डिपेंडिंग ऑन द इट इन ओशंस इट्स थिकनेस वेयर लेस वेयर द माउंटेन्स रिज। पहाड़ अगर है तो ये ज्यादा मोटा हो जाएगा, और अगर कहीं समुद्र है तो पतला हो जाएगा। तो जनरली अर्थ क्रस्ट का जो थिकनेस बोला है वो 22 से
35 किलोमीटर बोला है, बात खत्म, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। कोर, इट इज द मेंटल इज अबाउट 290000 किलोमीटर थिक इन द मेंटल लेयर, कंसिस्ट ऑफ प्लेट्स एंड रॉक्स फ्लोटिंग ओवर हॉट मैग्मा। बीच का अगर मानो कि ये देखो, ये छोटा सा ये कोर है, ये छोटा सा कोर है, ठीक है ना, हम इसको रेडियस बोल दिए 6400 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये वाला क्या है, ये है कोर, CORE कोर, और बाकी का तो यहां से यहां तक ये वाला दूसरा लेयर क्या है, मेंटल, MANTLE मेंटल। इसको कितना बोला है पता है, इसको बोला है 23 किलोमीटर, 23,000 किलोमीटर, 2300 किया, बस इतना याद रखना। अर्थ का 3 लेयर होता है, क्रस्ट होता है, मेंटल होता है, कोर होता है। क्रस्ट जो होता है 22 से 35 किलोमीटर होता है, मेंटल जो होता है 2300 किलोमीटर होता है। इसी में जो आपका नहीं बोल टेक्टोनिक प्लेट्स स्टोन्स रॉक्स वगैरह फ्लोट कर रहा होता है, इसमें होता है। और अंदर का हम लोग क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, इसी में तो लावा वगैरह जल रहा होता है, ठीक है ना। कोर, इट इज द इनरमोस्ट लेयर कंसिस्टिंग ऑफ आउटर लिक्विड एंड इनर सॉलिड जोन। बाहर में लिक्विड होता है, और अंदर में एकदम सॉलिड हो रहा होता है, ठीक है ना। अंदर में ये वाला पूरा हिस्सा कोर है, ठीक है ना। यहां पर लिक्विड हो रहा होता है और ये सॉलिड है, ठीक है ना। चलो, द कोर कैन बी सब डिवाइडेड इनटू आउटर कोर एंड द इनर कोर। अबाउट 2300 किलोमीटर थिक, द आउटर कोर इज बिलीव्ड टू कंटेन आयरन निकल इन लिक्विड मोल्टेन स्टेट, द इनर कोर इज 1200 किलोमीटर। तो कोर का भी दो चीज है, एक तो है 2300 किलोमीटर और एक तो 1200 किलोमीटर। 2300 किलोमीटर कहां पे है, आउट में है, ये क्या है, ये इन में है, ठीक है ना। The inner an earthquake is caused by sudden movement or crack in the sudden earth crust and the upper layer of its mantle। तो earthquake के कारण क्या है, देखो ये जो क्रस्ट, ये देखो क्रस्ट प्लस मेंटल, मेंटल का अपर लेयर, इसमें भी किसी तरह का मूवमेंट होगा तो आपको क्या होगा, अर्थक्वेक होगा, बस याद कर लेना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर अर्थक्वेक का मेजरमेंट, ये तो अर्थक्वेक समझ में आ गया। अर्थक्वेक सडन शेक होता है, किसमें होता है, मेंटल में एंड द क्रस्ट में शेक होता है, तो अर्थक्वेक होता है, ठीक है बेटा। अर्थक्वेक में हम लोग अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर होता है। क्रस्ट कितना होता है, ऊपर में 22 से 35 किलोमीटर, मेंटल क्या होता है 2300 किलोमीटर होता है। कोर दो तरह का, आउटर कोर लिक्विड होता है, इनर कोर सॉलिड होता है। आउटर कोर जो लिक्विड है 2300 किलोमीटर का होता है, इनर कोर जो सॉलिड है वो की 1200 किलोमीटर का होता है। अर्थक्वेक का मेनली रीजन क्या है, ये वाला ऊपर का हिस्सा क्रस्ट में होगा और मेंटल का अपर लेयर में होगा, ये कारण है अर्थक्वेक होने का, ठीक है ना। अभी अर्थक्वेक का मेजर कैसे कर रहे होते हैं, अर्थक्वेक को मेजर कैसे कर रहे होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। तो चलो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अर्थक्वेक मेजरमेंट। अर्थक्वेक मेजरमेंट क्या पढ़ेंगे, अर्थक्वेक मेजरमेंट, अर्थक्वेक मेजरमेंट क्या है, अर्थक्वेक को मेजरमेंट करना। फटाक से देखते हैं। द पावर ऑफ अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्केल कॉल्ड रिक्टर स्केल। तो इसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या यूज, स्केल क्या यूज करते हैं, RICHTER, रिक्टर स्केल, SCALE। जैसे मीटर स्केल नॉर्मल स्केल होता है ना, सेंटीमीटर स्केल, ये है रिक्टर स्केल, इससे मेजर कर रहे होते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी एंड द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सेस्मोलॉजी। फिर एक टर्म हम लिख दे रहे हैं, एक होता है सेस्मोलॉजी, SEISMOLOGY। सेस्मोलॉजी क्या है, वो ब्रांच जो कि अर्थक्वेक से रिलेटेड स्टडी करता है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, हम डायरेक्टली लिख देते हैं स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। अगर अर्थक्वेक का स्टडी कर रहे होते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, सेस्मोलॉजी बोल रहे होंगे। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक ऑन अ रिचर्ड स्केल इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ क्या है, सिस्मोग्राफ क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर अर्थक्वेक, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर अर्थक्वेक। सेस्मोग्राफ कैन मेजर द अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड, काट दिए, डैश ऑन द रिचर 6 मैग्नीट्यूड के आसपास का ऑन द रिचर स्केल, ठीक है ना। सिस्मोग्राफ इज अ सिंपल इंस्ट्रूमेंट यूज हैविंग अ वाइब्रेशन रॉड। सिस्मोग्राफ का इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ नहीं पूछेगा, एक इंस्ट्रूमेंट है सिस्मोग्राफ, देखो डायग्राम बना हुआ है, इसमें एक तो वाइब्रेशन रॉड लगा रहा होता है सिस्मोग्राफ में, फ्रेम है, एक वायर होता है, वाइब्रेशन रॉड लगा हुआ होता है, ठीक है।
a pen of or a stylus is attached to the vibrating system, तो उसमें एक पेन या कुछ वाइब्रेटिंग सिस्टम अटैच किया रहता है। देखो इस तरह का गोल घूमेगा, ऊपर से तो पेन तरह का लटका दिया जाएगा, अगर कहीं भी वाइब्रेट हो तो पेन ऐसे से बनाता जाएगा, तो उसको स्टडी करा जाएगा। देखो ना डायग्राम में बना हुआ है, ठीक है ना। देखो कुछ इस तरह का बोल रहा है कि एक तो कुछ आपके इस तरह का गोल है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एक बॉल लटका दिया गया और उसमें एक पेन लटका दिया गया है, और अगर ये स्टैंड है, अगर ये वाइब्रेट कर रहा होता तो इसमें ऐसे ऐसे बनता जाएगा बनता जाएगा। तो इसको इस चीज को रीड करके ये ग्राफ बनाइए, क्या है, यही है आपका सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ बन गया है GRAPH, ये सिस्मोग्राफ बना है। इस ग्राफ को स्टडी करके वो अर्थक्वेक को मेजर कर लेगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। एफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। खत्म करते हैं एफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक होगा तो क्या होगा भाई, क्या होगा क्या नहीं होगा, बोलो, बहुत कुछ होता है। अर्थक्वेक, द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक आर बोथ परमानेंट एंड टेम्पररी, कुछ कुछ परमानेंट होता है, कुछ कुछ टेम्पररी होता है। एंड अर्थक्वेक रिजल्ट इन द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, सबको पता है। इट मे बी रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स इन डैम्स एंड एम्बार्कमेंट्स, बहुत जगह दरार पड़ जाता है, डैम वगैरह में दरार पड़ जाता है, बाउंड्री है तो वहां पर क्रैक आ जाएगा, ठीक है ना। द परमानेंट इफेक्ट इंक्लूड परमानेंट राइज और सबसाइड ऑफ द अर्थ सरफेस। कभी कभी परमानेंट इफेक्ट क्या होता है, एक्चुअल अर्थक्वेक का रिजल्ट क्या, तो कोई कोई जमीन पूरा धंस जाएगा, कोई कोई जगह उठ जाएगा, तो ये परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है ना। समटाइम्स व्हेन अर्थक्वेक अकर्स, कभी कभी जब अर्थक्वेक हो रहा होता है, द अर्थ सरफेस आइदर राइजेस और सबसाइड, या तो ऊपर हो जाएगा तो नीचे हो जाएगा। एज द अर्थक्वेक्स ऑफ 2001 भुज गुजरात, जो कि रिजल्टेड इन द सब्सिडेंस ऑफ अर्थ सरफेस ग्राउंड, तो गुजरात में 2001 में हुआ था, वो जमीन थोड़ा अंदर धंस गया था, ठीक है। नाउ अर्ली चाइनीज यूज्ड the above seismograph to warn the people about earthquake. As the ground shook, a ball from the dragon's mouth on the jar would fall into the mouth of a toad beneath. तो कुछ तरह का चाइनीज लोगों ने यूज कर रहा होता है, जैसा अर्थक्वेक होगा तो ड्रैगन से मुंह निकल के टोड की तरफ गिर जाएगा, तो अर्थक्वेक हुआ। तो अर्थक्वेक को उस तरह का सिस्मोग्राम को देख करके आदमी को वार्न करता है, भाई देखो यहाँ अर्थक्वेक होने वाला है, हट जाए यहाँ से। पानी पीना है, रुक जा, चैप्टर खत्म करके पियेंगे। लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सुनामी। अर्थक्वेक का कारण एक और उससे क्या सुनामी लिखने को मिलता है। सुनामी आर कास्ट ड्यू टू अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन बिलो द समुद्र। अगर वही अर्थक्वेक समुद्र का नीचे हो गया तो सुनामी होगा। अर्थक्वेक अगर समुद्र के नीचे हो गया तो क्या होगा, सुनामी हो गया। अर्थक्वेक अगर समुद्र के नीचे हो गया क्या होगा, सुनामी होगा। भले भाई हम लिख भी दे रहे हैं, बाकी बोलना मत। सुनामी का स्पेलिंग देख लो, TSUNAMI, वही है ना क्या, TSUNAMI, सुनामी, TSUMANI, सुनामी। सुनामी क्या है, अर्थक्वेक अंडर द अर्थ सरफेस। हम सुनामी को लिख देते हैं कॉल्ड ड्यू टू earthquake caused due to earthquake and volcanic eruption below the sea। अगर सी के नीचे में हुआ अर्थक्वेक तो सुनामी आएगा। बात करता हूं, इतना ही सोचो और आगे नहीं पढ़ना है। A tsunami that affect countries in Indian Ocean 26 दिसंबर 2004 में हुआ था, कॉज डेथ ऑफ मोर देन 1 मिलियन पीपल, 10 लाख आदमी से ज्यादा मर गया था। 2004 को दिसंबर में हुआ था। अरे बाप रे। कॉमन अकरेंस इन पैसिफिक ओशियन। Hell, tsunami warning network has been established in the Pacific Ocean to warn people living in coastal areas वेरी इन एडवांस। तो इसलिए समुद्र के किनारे जो लोग रहता है पहले ही बोल दिया जाता है भाई सुनामी आने वाला है, हट जाए यहाँ से, तो इंसान मर जाता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, अगर अर्थक्वेक होने वाला है तो आप कैसे बचेंगे, देख लो भाई कैसे बचेंगे। हम भी कैसे बचेंगे, मेरे को तो बचना है। आपको बचना जरूरी है, तब ना सबको बचाए, सबको बचना है, ठीक है, हम सब बचेंगे। नाउ यू लर्न दैट द अर्थक्वेक कैन नॉट बी मच प्रीडिटरमिनेट। अर्थक्वेक तो उतना, सुनामी को तो डिटरमाइन कर दिया सकता है, बट अर्थक्वेक को इतना आसानी से हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। हेंस when it occurs one has to face it with fortitude and presence of mind। अगर हो रहा है तो तुमको दिमाग से उसको लड़ना है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। क्या बोल रहा है आगे, अगर घर में है try to rush to a space under some hard structure or in an open ground। घर पे है तो किसी उसके घर में अगर है, अगर आप इंडोर में है ना, हाँ, तो ये घर से निकल जाओ, क्योंकि घर ही धंस जाएगा आपके ऊपर, तो खुला जगह में चल जाओ, सीधी बात है। कहीं इतना मजबूत चल जाओ जो गिर ना सके, वैसे कई जगह चल जाओ। Keep away from high-rise building and electrical cables and help other to exit the building and get away from the electrical cables। तो आप बाहर चल जाओ और बड़ा बड़ा बिल्डिंग के आसपास मत रहो। कोई अगर घर में फंसा हुआ तो उसको भी बेचारों को बचा के निकल के बाहर चल जाओ खुले मैदान पे।
फिर क्या बोल रहा है, इफ यू लिव नियर एन अर्थक्वेक प्रोन एरिया, जहां पर अर्थक्वेक होने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो क्या करो, यूज लाइट बिल्डिंग मटेरियल सच एज वुड इंस्टेड ऑफ ब्रिक्स। तो कहीं पर आपको पता है कि पथरी जगह है अथवा अर्थक्वेक होने का जगह है, तो वहां पर पूरा ईंटा उटा का घर मत बनाओ, लकड़ी उकड़ी का हल्का घर बनाओ, ताकि अगर घर आपके ऊपर गिर भी गया तो आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अवॉइड यूजिंग अ लिफ्ट इफ ट्रैप्ड इन अ बिल्डिंग, अगर आप बिल्डिंग में फंस गए हो तो प्लीज लिफ्ट को यूज मत करो। तो ये चैप्टर आपका हो जाता है खत्म। बाकी क्वेश्चन आंसर वगैरह फटाक से देख लेते हैं। सबसे पहला कि एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द स्काई इज कॉल्ड, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अगर आसमान में हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, लाइटनिंग बोलेंगे, अभी पढ़ा दिए आराम से। फिर क्या बोल रहा है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ। अर्थिंग होता है, अगर कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट से चार्ज को अर्थ में ट्रांसफर कर देंगे तो अर्थिंग बोल रहे होते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थ इज एक्सप्रेस्ड इन डिजिट्स, तो डिजिट में ही एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ को मिडिल लेयर को हमने क्या बोले, मेंटल बोले थे, टॉप लेयर को क्रस्ट बोले थे। और उसके बाद क्या बोला है, द फ्रैक्चर इन द अर्थ आउटर सेल इज कॉल्ड, आउटर सेल में अगर फ्रैक्चर हो जाएगा तो फॉल्ट बोल रहे होते हैं। तो पॉइंट फ्रॉम वेयर अर्थ ओरिजिनेट इज कॉल्ड फोकस, जहां पर अर्थक्वेक हो रहा होता है उसको हम फोकस बोल रहे होते हैं, ठीक है ना। अ लाइटनिंग कंडक्टर इज मेड अप ऑफ कॉपर स्ट्रिप, लाइटनिंग कंडक्टर को कॉपर स्ट्रिप में बना रहे थे, हाँ कोई भी मेटल का बना सकते हैं, कॉपर का बना रहे थे, वेरी गुड। लाइटनिंग स्ट्राइक्स डज नॉट हार्म लाइफ, अरे भैया हार्म करता है, आदमी मर जाता है। लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट ऑल बिल्डिंग, भाई प्रोटेक्ट करता है, ये भी फॉल्स है। अर्थक्वेक इज सडन वाइब्रेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, भाई एटमॉस्फेयर का वाइब्रेशन होता है, गलत है, फॉल्स है। अ सडन अर्थक्वेक इज कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, अरे स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को सिस्मोग्राफ नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी बोलते हैं, स्टडी करने का है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को सिस्मोग्राफ बोल रहे होते हैं। अ मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ, नहीं अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए सिस्मोग्राफ यूज करते हैं, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है। तो और क्या बच गया है, टिक द करेक्ट आंसर देख लो। अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट एंड मेजर द इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप, करेक्ट है। अ सडन मूवमेंट और अ फ्रैक्चर इन द अर्थ क्रस्ट एंड द अपर लेयर ऑफ मेंटल इज कॉल्ड अर्थक्वेक, क्रस्ट और अपर लेयर ऑफ मेंटल में ही होता है अर्थक्वेक, डन है। फिर 3 नंबर, लाइटनिंग कंडक्टर इज मीन्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग अगेंस्ट लाइटनिंग इफेक्ट, ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग, करेक्ट है। उसके बाद इन केस ऑफ अकरेंस ऑफ लाइटनिंग वन शुड यूज, अगर लाइटनिंग हो रहा है तो आपको क्या यूज करना होता है, मोबाइल फोन, लैंडलाइंस, मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ लैंडलाइन फोन नहीं, लैंडलाइन, अरे फोन लैंडलाइन यूज ही नहीं करना है, मोबाइल फोन यूज कर लो, ठीक है, चलेगा। तो बी 4 नंबर का क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, मोबाइल फोन यूज करो। द अर्थक्वेक इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, अर्थक्वेक जहां से ओरिजिनेट होता है उसको हम लोग फोकस बोल रहे होते हैं, फोकस, ऑप्शन सी, ठीक है। फिर हो गया, फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। द प्लेट ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर इनसाइड द अर्थ इज मेड अप ऑफ, inside the earth is made up of copper, copper से बना होता है, ठीक है। earthquake are caused by the movement of tectonic plates, done। earth can be divided into 3 layers, core, mantle and crust, crust होता है ना 3 लेयर, very good। an object can be charged by friction, conduction or एक तो induction, induction, very good। dash is used to detect the presence of charge, तो इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप को यूज कर रहे होते हैं ना चार्ज को प्रेजेंट करने के लिए, वेरी गुड। नेम द फॉलोइंग, चलो बताइए। द कंडक्टर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटिंग, लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है ना, वेरी गुड। द डिवाइस यूज्ड विच कैन डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट, तो इलेक्ट्रोस्कोप था जिससे हमने चेक करते चार्ज है कि नहीं, अगर है तो कौन सा है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप। द स्केल यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, जिसको हम लोग रिचर स्केल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिचर स्केल, RITCHER, रिचर स्केल। The instrument in which seismic waves of an earthquake are recorded, उसको क्या बोलते हैं, सेस्मोग्राफ बोलते हैं। सेस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि सेस्मिक जो रीडिंग होता है उसको हम लोग नोट डाउन कर रहे होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट बनाए थे, ठीक है। द पॉइंट ऑफ अर्थ क्रस्ट जस्ट अबव द पॉइंट इन द डीप क्रस्ट फ्रॉम वेयर अर्थक्वेक बिगेन्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी सेंटर बोलते हैं, या तो फिर मेंटल भी बोलते हैं, एपी सेंटर भी हो सकता है, ठीक है ना, जहां से अर्थ स्टार्ट हुआ है, अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ उसको फोकस, और उसके वाला पॉइंट को एपी सेंटर बोलते हैं। तो ये आपका हो गया डन, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर देना। एंड माई सेल्फ इज प्रिंस, सो होप यू एंजॉय द वीडियो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए चलो बाय।